मजेदार प्रॉब्लम शुरू किया था एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट। और वो कुछ ये था कि यू वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ? यू हैव ए कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ। ठीक है, यू हैव ए कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ एंड यू आर गिवन ए सोर्स। ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल सोर्स। क्या कहते हैं? सिंगल सोर्स। And the question is कि how to find a path from this source to every other node। जितने भी nodes हैं, जितने भी vertices हैं इन एक ग्राफ, उन सब के बेसिकली पाथ्स निकालने। यहाँ से यहाँ तक क्या पाथ बनता है, यहाँ से यहाँ तक क्या पाथ बनता है, यहाँ से यहाँ तक क्या पाथ बनता है, हर एक के पाथ निकालने। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, एंड इट इज ए जेनेरिक प्रॉब्लम। बाय द वे ये काम पहले ही एक एल्गोरिदम हमारा करता है। वो कौन सा एल्गोरिदम है? शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ जी, शॉर्टेस्ट पाथ वाला पहले ही प्रॉब्लम एक एल्गोरिदम है जो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। वो कौन सा एल्गोरिदम है? ये तस्वीर उसका हिंट है। और वो क्या है? सर बीएफएस। शाबाश, बीएफएस। ठीक है, बीएफएस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिदम टू ह्यूमन बीइंग फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन बीएफएस एंड दैट लिमिटेशन इज मेमोरी बहुत ज्यादा लेता है। नहीं, किसने कहा मेमोरी बहुत ज्यादा? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बातें कर रहे हो? बीएफएस का मसला कुछ और है। बीएफएस का मसला ये है कि इट डजंट वर्क ऑन व्हाट? इट डजंट वर्क, हाँ जी, इट डजंट वर्क ऑन विच टाइप ऑफ ग्राफ? अनलिमिटेड ब्रेथ ऑफ क्या? इट डजंट वर्क ऑन व्हाट? हाँ जी, इट डजंट वर्क ऑन बता दो यार, कुछ नहीं होता। हाँ जी, इट डजंट वर्क ऑन वेटेड ग्राफ। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ में एजेस के ऊपर वेट्स डले हुए हैं तो फिर आपका बीएफएस काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, ऑलराइट। और बीएफएस वैसे काम कैसे करता है? बीएफएस का काम करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आपके पास एक सोर्स है, और बिल्कुल जिस तरह से आप पेबल फेंकते हैं एक पॉन्ड के अंदर, बिल्कुल इसी तरह ये पहले पहला रिपल कैलकुलेट करता है, फिर ये दूसरे रिपल में जाता है, ये तीसरे रिपल में जाता है, और ये फिर ये चौथे रिपल में जाता है। ये कैसे जाता है? ये रिपल बाय रिपल कैसे मूव करता है? हाँ जी, नेबरहुड देख के बेसिकली इसने एक क्यू रखी होती है। ठीक है, और क्यू में सबसे पहले सोर्स डलता है जो कि ये खुद है। तो बेसिक स्टेप ये हो गया, बेस स्टेप। फिर बेसिकली आप क्यू से इसको निकालते हैं, यानी जो भी एलिमेंट निकालेंगे वो लेट से वो के स्टेप का है। ठीक है ना, तो और इसके बाद इसकी नेबरहुड इसमें पुश करेंगे दोबारा। जब नेबरहुड पुश करेंगे तो बेसिकली उसके बाद किसने प्रोसेस होना है? K+1 वाले ने प्रोसेस होना है। तो K+1 लेवल आप जो है वो क्यू में पुश कर देंगे। Does it make sense? ठीक है, so every node of a k vertex, k length vertex will going to add into all the into I mean तमाम वो अनविजिटेड वर्टिसेस जो हैं जो कि इस के रेथ लेवल के वर्टिसेस से कनेक्टेड हैं, वो K+1 लेवल के होंगे और वो क्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो एल्गोरिदम है वो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी सोर्स दिया हुआ है उसको छोड़ के बाकी तमाम वर्टिसेस पे गो थ्रू करता है, इन सब का कलर वाइट कर देता है, इनका डिस्टेंस इन्फिनिटी कर देता है, और इसका जो पेरेंट है वो नील कर देता है। ठीक है, फिर जो सोर्स आया है उसका कलर ग्रे कर देता है। ग्रे का मतलब होता है कि इट इज ए वर्टेक्स अंडर प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, उसका जो सोर्स डॉट डी जो है वो 0 कर देता है, सोर्स डॉट पेरेंट जो है वो नल कर देता है, क्यू के अंदर इस एस को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, और बेसिकली इट इज नथिंग बट जस्ट दिस व्हाइल लूप। ठीक है, और व्हाइल लूप में ये क्या कर रहा होगा, हर क्यू से टेक्स्ट निकालेगा
और इसकी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसकी वो लिस्ट उठा के लाएगा और देखेगा अगर वो जो उस लिस्ट में जो जो वर्टेक्स है अगर वो वाइट है तो उसका मतलब है वो अनविजिटेड है, उनको वो ग्रे करके उसके डिस्टेंस की वैल्यू को पेरेंट के डिस्टेंस से एक ज्यादा करके और उसके पेरेंट को यू करके, ठीक है, कि वो यू के थ्रू डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है, और उनको वो क्यू में इंसर्ट कर देता है, ठीक है। और जब ये पूरी इसकी आइटरेशन इसकी नेबरहुड की खत्म हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, यू डॉट कलर को क्या कर देता है, ब्लैक। इसका मतलब है कि इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, ठीक है ना। आई थिंक यू इजीली रिमेंबर इट कि बेसिकली बीएफएस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो बीएफएस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, सो अगर आप देखें तो बेसिकली हर एक के ऊपर बेसिकली इसका पेरेंट सेट हो चुका होता है कि वाई जो है उस पर कैसे पहुंचा था, वो लेट्स से एक्स के थ्रू पहुंचा था, ठीक है ना, और 3 पे लो कैसे पहुंचा था, वो भी एक्स के थ्रू पहुंचा था, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, या ये टी के थ्रू पहुंचा था, तो हर एक में इसका पेरेंट पॉइंटर सेट हो चुका होता है। अब अगर तुम्हें सोर्स से यू पर जाना है तो बेसिकली यू से उसके पेरेंट पे आओगे, फिर टी से उसके पेरेंट पे आओगे, फिर उससे उस पेरेंट पे आओगे, तो आप पेरेंट करते हुए आप सोर्स तक। सबको समझ में आ गई बात? So basically, what is breadth first? Breadth first is the first algorithm for single source. Single source shortest path. ये बात सुनाई? This is the best known algorithm. ठीक है? How much time it takes to compute the shortest path? हाँ जी, what is the time complexity of this? कशमाल बताएं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी? हाँ जी बताएं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? जिशान आप बता दें टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, या रेहान आप बता दें। सर v प्लस ई। शाबाश जी, v प्लस ई, ठीक है। दिस इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। ये हमारा बीएफएस हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ का मतलब बेसिकली ये है, मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, और कॉम्प्लिकेट कैसे कर रहा हूँ कि इसकी जो इंक है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। सो इमेजिन दिस इज नॉट 2, दिस इज बेसिकली 20, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो लेट्स से लास्ट लेक्चर पे कितना डिपेंडेंट है वो मिस हो गया था तुम्हारा। हाँ तो मैं इसलिए दोबारा से करवा रहा हूँ ना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये लेट से 1 ही है, और ये लेट से 30 है, और ये लेट से 2 है, और इसको लेट से हम 40, ठीक है। ऑलराइट जी, अब मेरा सवाल ये है कि ऑलराइट जी, अब मेरा सवाल ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ए हमारा सोर्स है, लेट्स से ए इज आवर सोर्स, ठीक है। सो व्हाट इज आवर सोर्स? सोर्स इज दिस। तो क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन ये है, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। सो शॉर्टेस्ट, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, इसको G पास हो रहा है, G इज दिस ग्राफ, एंड एक S वर्टेक्स पास हो रहा है, और S बेसिकली यहाँ पर E है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये एल्गो लिखना है हमें, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम वी आर आफ्टर, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ठीक है। अब सवाल ये कि ये कैसे लिखे। बाय द वे, अब सवाल ये कि जो हमारा मसला ये था इस एल्गोरिथम, हमारे जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो ग्राफ आया है वो वेटेड ग्राफ है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पहला तो सवाल यह कि इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस ग्राफ? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन,
जी बताएं जी, इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो मेरा सवाल ये है, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वेटेड ग्राफ? सर पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे नेबर्स को। सो पहला सवाल ये है, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। ठीक है, सो आपको याद होगा हमने एडिशेंसी मैट्रिक्स बनाई थी, एक थी हमारी एडिशेंसी मैट्रिक्स, एक हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, और एक हमारी एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है, कैन यू रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ यूजिंग दीज टू रिप्रेजेंटेशंस? एंड द आंसर इज यस। हाउ? हाँ जी, हाउ? जी बताएं जी, कैसे रिप्रेजेंट करें? सर मैट्रिक्स में जैसे ए से बी अगर कोई पाथ है तो हम 1 लिख देते थे, अब वहां पे उसकी पाथ जगह नहीं, कॉस्ट पाथ लिख नहीं, देते। पाथ नहीं, एज 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 एज। सॉरी एज। अब तो उसकी यहाँ जगह 1 की बेसिकली जगह कॉस्ट। बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर ए बी सी डी और ई था, और यहाँ पर भी ए बी सी डी और ई है। ठीक है, तो ए से ए को तो छोड़ दो, वो तो उसको -1 कर देते हैं या इन्फिनिटी कर देते हैं या 0 कर देते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने का रास्ता कितना बड़ा है? ए से बी पर जाने का कितना बड़ा डिस्टेंस है, बताएं मुझे। 20। 20। 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। ठीक है, और ए से सी तक जाने का कितना रास्ता है? 1। ठीक है, और ए से डी तक जाने का रास्ता कितना है ही नहीं, तो उसको हम इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, और ए से ई तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता है नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, सबको समझ में आई बात? मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों लिखा है? हेलो, ये बात समझ में आ रही है मैंने इन्फिनिटी क्यों लिखा है? यस सर। जी। शाबाश। अच्छा, अब सवाल ये है, इस तरह हम बी के बारे में भी लिखेंगे, इस तरह हम सी के बारे में भी लिखेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई थिंक यू कैन इजीली फिल दिस थिंग रो बाय रो। डू यू एग्री कि एडिशेंसी मैट्रिक्स के थ्रू आराम से ये वेटेड ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि मैंने एडिशेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करूंगा? अब ए जो है फॉर एग्जांपल में, ये ए की लिस्ट है, ए की लिस्ट में बी भी आना चाहिए और सी भी आना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे क्या सेव करूँ मैं? सर पेयर सेव करेंगे बी पेयर कॉमा सेव 20। करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे -20, और यहाँ पे बेसिकली बी, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। तो बेसिकली यू कैन मेक वो जो स्ट्रक्ट बनाया था ना हमने नोड का, उसके अंदर बेसिकली एक एज नोड की आईडी डाल देंगे, और एक बेसिकली उसकी उसका वेट डाल देंगे कि वो कितना वेट है जो जिसके थ्रू ये बेसिकली एज कनेक्टेड है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सर जो वो पेयर डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर टाइप डिफरेंट हो सकती है, टाइप मतलब बी हाँ, 2 डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। करेक्टर है। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया बेटा। सर बी अच्छा, जो करेक्टर है एस ना, टी, 20 इंटीजर। यार देख बेसिकली ये तुमने एक स्ट्रक्ट बनाया होगा ना, ये तुमने एक स्ट्रक्ट बनाया होगा ना नोड टाइप का। नहीं सर, मैं वैसे पूछा था वो पेयर जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हो सकती है हाँ हाँ डिफरेंट हाँ, टाइप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो पेयर होता है ना, ये जो पेयर STL का पेयर है, पेयर का बेसिकली डिफाइन उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि पेयर टेक्स टू थिंग्स। इसकी टाइप आप चाहें तो और दे दें, यानी इस पेयर में 2 चीजें होती हैं, इसकी टाइप और हो सकती है और इसकी टाइप और हो सकती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब पहला सवाल ये है कि इसको कैसे करें भाई। ये चलो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, चलो ये तो हमारा आसान काम हो गया। अब सवाल ये है कि BFS नहीं लगा सकते, है ना? तो BFS हैज फेल्ड, क्योंकि BFS हैज फेल्ड। वाई? क्योंकि जो BFS हमने लिखा था उसमें तो वो कहीं वेट की चक्कर ही नहीं है। ये देखो, ये इसमें कहीं वेट की बात हो रही है? इस एल्गोरिदम में कहीं भी वेट की बात है? वो तो है ही नहीं, है ना?
और वेट इज बेसिकली टेलिंग अस कि कितना डिस्टेंस है जो तय करके जाना पड़ेगा एक नोड से दूसरे नोड पे, ठीक है ना। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए बेसिकली कि ए से बी पर अगर मैंने जाना हो तो मैं कैसे जाऊं। आसान तरीका, जो सबसे बेहतर तरीका है वो कौन सा है? ए से बी तक जाने का बेहतर तरीका कौन सा है? ए सी बी। ए सी बी, क्योंकि ए सी बी पे जाने में उसे कितनी देर लगेगी। तो बेसिकली द बेस्ट वे इज कि मैं ए से सी पे जाऊं और फिर सी से बी पे जाऊं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। और फिर सवाल ये है कि मैं ई पे कैसे जाऊं। ई तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होना चाहिए ए से, बताएं। ए सी बी डी ई। शाबाश। फिर डी पे जाए और डी से फिर वो ई पे आए। डज इट मेक सेंस? और हाँ जी, ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस शुड बी द वे टू फॉलो, ठीक है। और बाय द वे एक और भी यहाँ पर ना एक मैं ब्लैक कलर का एक और नोट बना देता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आई वांट टू शो यू कि लाजमी नहीं कि इस तरह की ट्रेल बन जाए कि लेट्स से यहाँ पे मैं एक और वर्टेक्स भी बना देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एफ, ठीक है। और ये एक और एज थी, ठीक है, और इस एज का नाम था 20 और ये एक और एज थी जो कि 1 साइज की थी। तो एफ तक आने का बेहतर रास्ता कौन सा? एफ तक आने का बेहतर रास्ता कौन सा? ए टू एफ डायरेक्ट। ए टू एफ डायरेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि मैं एफ से भी ई पर एक 2 लेंथ की बना देता हूँ। अब बताएं ई तक आने का सबसे बेहतर रास्ता कौन सा? ई तक आने का ए एफ ई। शाबाश। और डी तक आने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा? हाँ जी बताएं, डी तक आने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा? AFED। AFED, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि ये चीजें बदल जाएंगी, जब हाफ डिफरेंट टाइप का होगा तो डिफरेंट तरीके से होना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि ये ग्राफ जो है इसका इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल आपको समझ में आ गया कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालना है। कैसे आप विजुअली तो निकाल पा रहे हैं, सवाल ये एल्गोरिथमिकली कैसे निकालें, ठीक है। अब एक आइडिया ये है कि BFS को ही यूज किया जाए, और वो तरीका क्या कहता है? वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि ये काम करते हैं, ठीक है। और वो काम क्या है? ये देखें जी, ये ए से बी पर जाने के का दो देर लगती है ना, 2 डिस्टेंस तय करना पड़ता है ना। तो वो क्या करता है, इस एज को मॉडिफाई कर देता है, और मॉडिफाई ऐसे करता है कि जितनी इसकी वेट की वैल्यू है, अगर इसकी वेट की वैल्यू VW है तो वो यहाँ पे कितने नोड्स ऐड करेगा, यहाँ पे वो W माइनस 1 वर्टिसेस ऐड कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरा ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ था जी, ये ओरिजिनल ग्राफ था, वो बेसिकली क्या करता है, इसको अनवेटेड ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको वो G डैश में कन्वर्ट कर देता है। तो G डैश इज एन अनवेटेड ग्राफ, ठीक है, अनवेटेड ग्राफ। और मजेदार बात क्या कि इस अनवेटेड ग्राफ की, कि इस अनवेटेड ग्राफ में कोई वेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इट कवर्स दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखो तो B से D पर जाने का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली वो इसके थ्रू यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और अब आप वही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करें जैसे आप पहले कर रहे थे, बस जो डमी नोड्स हैं उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको गौर से देखूं तो बेसिकली A से B तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, बताएं मुझे। इस ग्राफ एग्जांपल में देखो तो
ए सी बी। ए से बी ही है। और सी तक जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? सर ए सी बी किस तरह हुआ? अब वेट खत्म हो गया है तो किस तरह ए टू बी अब पहले डायरेक्ट नहीं जा सकते? हाँ, आप ऐसे के लिए क्या करेगा, क्योंकि ये भी आप बेसिकली ये जो नोड्स है ना, इनका भी कोई नाम है, इनकी भी कोई आईडी है। तो इसको मैं D1 कह देता हूँ, इसको मैं D2 कह देता हूँ, इसको मैं D3 कह देता हूँ, D4 कह देता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डमी नोड्स हैं इनको मैं लेकिन बेसिकली है तो नोड्स ही ना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर बेसिकली किसी तरह से बताना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसी के ऊपर BFS कॉल कर देता हूँ एक। और बेसिकली जो इसका पेरेंट होगा, इसका पेरेंट कौन सा होगा ये, इसका पेरेंट कौन सा होगा ये, ठीक है ना। तो बेसिकली वो एक दफा मुझे दोबारा से करना पड़ेगा कि इस पूरे पाथ के ऊपर, यानी जब इस पूरे पाथ के ऊपर जब मैं लेफ्ट से शुरू होता हूँ और राइट पे जाता हूँ, जब तक कि मैं एक्चुअल नोड के ऊपर नहीं आता ना, इन सारों के पेरेंट वो बाद में ए सेट कर देता है फाइनल में जाके, ठीक है। इसको यानी बेहतर बनाया जा सकता है, बट द थिंग इज कि BFS रन हो जाएगा। इसका इस ए के ऊपर BFS रन हो जाएगा। तो बेसिकली इस D1 का पेरेंट कौन होगा? ए। इस बी का पेरेंट कौन होगा? D1। और सी का पेरेंट कौन होगा? ए, ठीक है। इसका पेरेंट कौन होगा? सी। यानी कि बेसिकली यही होगा ना। सर हाँ, इस पे अगर डीएफएस लगाएंगे भी तो बी का डिस्टेंस बी लेवल 2 पे आ रहा है ना, हाँ, और बी अगर लेवल 2 सी के थ्रू भी जाए तब भी लेवल 2 पे आ रहा है। तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? तो बेहतर रास्ता अगर ए सी बी क्यों है? ACB नहीं है, जो मर्जी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वो अच्छा, ADB भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो मैंने ऐसे ले लिया है, वो आप जो मर्जी ले लें, ठीक है। ठीक ठीक है। है ना। D1B होगा, चलो वो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। दोनों सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हमारा सेम वो जो हमारा BFS एल्गो है वो चल जाएगा। हमारा BFS जो इस जगह पे आंसर देगा वो बेसिकली वो इसका आंसर होगा, वो इस ग्राफ का आंसर होगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इट विल बी रिपोर्टिंग टू मेनी डमी एजेस, डमी वर्टिसेस, उनको रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं B का पेरेंट जा रहा हूं तो B का पेरेंट D1 आता है, लेकिन D1 क्योंकि डमी नोड है तो मैं डमी नोड की एक एट्रीब्यूट बेसिकली इसमें ऐड कर दूंगा। अगर वो डमी नोड है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मैंने क्या बात की है कि वो जो प्रिंट करने का पाथ था ना, जो पेरेंट 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 पे जाता था, वो उसमें प्रिंट नहीं अगर करेंगे अब। उसमें हम एक चेक लगा दें कि अगर डमी नोड है तो उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। उसमें बाद एक इफ लगा हुआ, बस कुछ भी, उस वाइल लूप में एक इफ लगा हुआ कि अगर वो डमी नोड है तो उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। मेरा सवाल यह है कि व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम नाउ? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? हाँ जी। सर जितनी मैक्सिमम कॉस्ट होगी। जब BFS की कॉस्ट होती है V+E, क्या इसकी भी कॉस्ट V+E होगी? नो सर। नहीं। वाई? डमी सेट हो रही। बेसिकली ये जो V है ना, ये V बदल चुका हुआ है। ये जो V है वो बेसिकली अब वो सिंपल V नहीं रहा। ये जो V है ना, ये बेसिकली क्या है, ये जो इस ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टिसेस थे जिसको मैं, सो बेसिकली है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो यही है, एग्जैक्टली यही कॉम्प्लेक्सिटी ही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो V है ना, ये वाला V है, ये बदल चुका हुआ है। ये है जो बेसिकली पुराने वाले इस ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, प्लस बेसिकली इन तमाम के वेट्स का सम। सो द सम ऑफ all the weights of the edges. ये बात समझ आई? And this is basically too much. ये जो है ना,
ये दिस कैन क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। व्हाई दिस कैन क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम, बताएं जी। महम आप बताओ। मेमोरी बहुत ज्यादा लेकर। एग्जैक्टली, इमेजिन द फॉलोइंग, यहां पर जो वेट होता वो 2000 होता, यहां पे जो वेट होता वो 2 लाख होता, यहां पर जो वेट होता वो लेट से 4 करोड़ होता। ये तो हम फारे हो गए थे। क्यों? बेसिकली दिस विल, अगर मैं देखा ना यहाँ पे सोर्स से ए की तरफ सिर्फ 100 का मैं वेट डाल दूं, तो बेसिकली ये तो बस डमी नोड्स को ही काम करता रहेगा। तो हमारा जो एल्गो है, जो कि हमने पहले कहा था कि O ऑफ V प्लस ई लेना चाहिए, वो V प्लस ई नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो V है, इस V में द सम ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ द एजेस भी आ रहा है, विच इज इनपुट डिपेंडेंट, विच इज इनपुट डिपेंडेंट। ग्राफ जो है उसके अंदर वेट अगर ज्यादा हुआ है तो ये बेचारा मर जाएगा। अगर वेट कम है चलो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वेट बहुत ज्यादा है तो ये बिल्कुल फारे हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एनर्जी ऑन विच वर्टिसेस, it will be consuming lot of energy on which vertices? Dummy vertices. ठीक है ना? So that is a big problem. ठीक है? So the question was how to avoid dummy vertices. Dummy vertices. ये जो WI है इसको किस तरह से इरेज कर दिया जाए, ठीक है ना? उन्होंने कहा ठीक है जी, और ऑफ कोर्स आपने इतनी, आप पे ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा हो गया। ये देखो ना, इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस थे, इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस थे? सिर्फ 3। इसकी अगर तुम लिंक लिस्ट देखो तो लिंक लिस्ट बेसिकली 3 साइज की है बस, लेकिन इसकी एडिशेंसी मैट्रिक्स कितनी बड़ी होगी, ये तो ऐसी की तैसी कर देगी, है ना? ये बात समझ में आ रही है? ये जो G डैश ग्राफ है इसका तो, इसकी तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। कहां 3 वर्टिसेस और कहां ये 99 और ऐड हुए हैं, फिर 49 और ऐड हुए हैं, और फिर 200 और ऐड हुए हैं, 199 और ऐड हुए हैं, तो तकरीबन 200 वर्टिसेस और आप तकरीबन 350 वर्टिसेस आपने और ऐड कर दी, जो कि बहुत ज्यादा है। कहां 3 वर्टिसेस, कहां 350 वर्टिसेस आपने और ऐड कर दी। दिस इज टू मच। सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? सो द क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड these dummy vertices. ठीक है? Everybody understand? ठीक है ना? इन डमी वर्टिसेस से कैसे जान छुड़ाई जाए? And the idea is, this is a very beautiful idea called alarm based implementation. What's the idea? The idea is, वो कहता है आप ऐसे करें, क्लॉक लें, ये क्लॉक है, इसके ऊपर वैल्यू होगी शुरू में 0, और जो आपका सोर्स है ना उसको आप कर दें असाइन 0, और बाकी सब का अलार्म क्लॉक की वैल्यू कर दें इन्फिनिटी, यानी ये अभी तक नहीं बजे। ठीक है? तमाम वर्टिसेस की जो वेट की वैल्यू है वो आप इन्फिनिटी दे दें, कि अभी तक बेसिकली किसी की भी बारी नहीं आई, सिवाय किसकी बारी के? पहली बारी किसकी आनी है? एस नोड की। एस नोड की, जो सोर्स वर्टेक्स है जिससे बेसिकली डिस्टेंस निकालना शुरू करना है। ठीक है? और वो कहता है कि आप एक काम करें, आप अपडेट मारें, इसे कहते हैं रिलैक्स ऑपरेशन, इसे कहते हैं रिलैक्स ऑपरेशन। व्हाट इज दैट रिलैक्स ऑपरेशन? रिलैक्स ऑपरेशन इज बेसिकली कॉल्ड, जिस वर्टेक्स के ऊपर आप हैं, सो द आप समझ लें कि उस वर्टेक्स vi का डॉट वेट पकड़ें, उसके डिस्टेंस की वैल्यू पकड़ें, ठीक है? उसमें प्लस ऐड करें क्या? द वेट ऑफ vi से u पर जाने का जो वेट बनता है, इफ दैट इज बेसिकली लेस देन द u डॉट d वैल्यू, ठीक है? यानी जिस वर्टेक्स पे आप जा रहे हैं उसके डिस्टेंस की वैल्यू, जो कि इस वक्त अभी इन्फिनिटी है, अगर वो vi डॉट d प्लस ये जो वेट की वैल्यू, इसको आप चेक करें, अगर ये कम है तो आप क्या कर दें? अपडेट कर दें। अपडेट करने का मतलब यह है
कि बेसिकली u डॉट d की वैल्यू को क्या कर दें, बताएं मुझे, कि जहां से आप आ रहे हैं vi डॉट डिस्टेंस प्लस द वेट ऑफ vi से लेकर जो u तक का जो डिस्टेंस है ये आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये u वही है जिस पे और जा रहे हैं। u डॉट पेरेंट जो है वो सेट हो जाएगा कौन, vi, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रिलैक्स ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली वो कहता है कि क्या करें, जिसके क्लॉक की बारी है उसके थ्रू जितने भी नेबर्स आते हैं उनके ऊपर रिलैक्स ऑपरेशन कॉल कर दो, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट दिस इज बेसिकली एन इफ स्टेटमेंट, और पूरे जो आज का लेक्चर बेसिकली सारा इस पे चलेगा। ये एक इफ कंडीशन है ना, दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन योर लाइफ, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बेसिकली इस एलो को मैं चला कर दिखाता हूं। बेसिकली एलो क्या करेगा, बेसिकली ये आप एस होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। ये बेसिकली इस बताएं भाई 0 प्लस 100 कितना होता है, 0 प्लस 100, 100 बड़ा है इन्फिनिटी बड़ा है, इंफिनिटी। ऑफ कोर्स। तो फिर बेसिकली इसका मतलब वो लेस देन है तो इसको अपडेट कर दो। तो मैं कलर में जाके इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता हूं। मैं बेसिकली यहां पे लिखता हूं जाके क्या, इसको मैंने अपडेट किया और इसका जगह जहां पे वैल्यू लिखी क्या 100, और साथ ही मैंने इसका पेरेंट सेट कर दिया कि पेरेंट इसका ए है, ठीक है। हीप भी बनाते हैं सरफराज। एस अभी कहाँ से ही बात पेरेंट है? एस होगा, पेरेंट एस क्या? होगा। पेरेंट एस होगा, यू सॉरी पेरेंट इसका एस होगा। So let me erase this. पेरेंट इसका एस होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने इसको पेन किया और इस ए का जो पेरेंट है वो है एस, ठीक है। अच्छा जी, इसकी नेबरहुड क्या, एस की नेबरहुड क्या ए ही है, कोई और भी है? ऑफ कोर्स बी भी है। तो जो इसका वो काट के क्या लिख देगा, काट के लिख देगा क्या, बताया मुझे, 200 और एस और एस, ठीक है। अब क्लॉक टिक आगे चलना शुरू करेगा। पहले 0 था, फिर वो कट के 1 हो जाएगा, फिर कट के 2 हो जाएगा, फिर कट के 3 हो जाएगा, फिर कट के चलते चलते कहां तक चलता जाएगा, जब तक कि आपका 100 नहीं आता तब तक बेसिकली इससे चलते रहना है। जैसे ही 100 आया, जो क्या मतलब क्लॉक टिक चलता जाएगा? बेसिकली ना इन नोड्स बेसिकली डमी नोड नहीं डालने इसमें। वो कहता है मैं डमी नोड नहीं डालता। तो बेसिकली वो कहता है ये वेटिंग टाइम। वो कहता है भाई आप तुम्हारी बारी 100 पे आएगी, तुम्हारी बारी 200 पे आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये पहले वो दे रहा है कि अब कौन सा ए उठाना है कि बी उठाना है। बिल्कुल, कौन ए पहले उठाना है, बी उठाना है। बेसिकली द आइडिया इज कि बेसिकली जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना, उसमें वो बंदा जिसका डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी आई है उसको पहले विजिट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, और जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है उसको बाद में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप छोटे के थ्रू हो सकता है एक और शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल जाए, और जो अभी आपके सामने अभी होने लगा है। कैसे? कि जैसी 100 की बारी आती है क्लॉक टिक की, तो आप इस ए के थ्रू अपडेट मारते हैं। अब ए से ऑफ कोर्स एस पे तो अपडेट मारेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आप किस पे अपडेट मारेंगे? आप ए से बी पे मार सकते हैं। 100 प्लस 50 कितना होता है? 150, which is काटेंगे less than और इसको 200. लिखेंगे एग्जैक्ट, तो यहाँ लिख देंगे 150 और अब आप ए पे आ गए। तो बेसिकली वो कह ये रहा है कि बी पे पहुंचने का एक और रास्ता मिल गया मुझे, जो कि ये है। फिर वो दोबारा चलना शुरू करेगा, फिर बेसिकली 100 से 101 होगा, फिर 102 होगा, चलते 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 वो 150 पे आएगा। और अब क्लॉक टिक, क्योंकि सारा के क्लॉक टिक की बारी हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि वी आर डन। तो बेसिकली एक और बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे देखेगा ना, एक और वेरिएबल साथ रखता है कि कितनों की बारी हो चुकी हुई है, ठीक है, सही है। क्लॉक 150 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, सॉरी 150 तक जाएगा, 200 तक जाएगा, क्लॉक 150 तक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली साथ वो मेंटेन करता रहता है कि पहले एक वर्टेक्स जो है वो 1 हो गया, फिर वर्टेक्स 2 हो गए, फिर वर्टेक्स 3 हो गए। जैसे वर्टेक्स 3 हो गए जो कि ग्राफ के साइज के बराबर, इसका मतलब है कि सारे वर्टेक्स हो गए, तो वो उसी वक्त रुक जाएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सरप्राइज, एक मिनट, ये बी की बारी नहीं है, ये बी
बी की बारी बी की बारी 150 के ऊपर आ गई ना, बी की बारी बेसिकली 150 के ऊपर आ गई है। जैसे वो 150 पे आया वो रुक गया, ठीक है, और बी से कहीं और जा नहीं सकते आप, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा मेरा आप सवाल ये है, तुम्हें बड़ा ऑब्वियस, तुम्हें जो बड़ी तुम्हें अजीब जो है ना वो परेशानी हो रही है, और वो परेशानी बहुत वैलिड है कि एक्चुअली ये जो हमने एल्गो बनाया है, इस एल्गो में भी एक बेवकूफ़ी हो रही है। वो क्या बेवकूफ़ी है? सो लुक एट दिस, ये बड़ा सिंपल सा एल्गो है। वो ये कहता है, सो सुन ले बात, वो कहता है सबसे पहले क्या करो, एस का क्लॉक, एस हमारा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका टाइम जो है वो 0 सेट कर दो, ठीक है। रिपीट अंटिल देर आर नो मोर अलार्म, यानी किसी का भी अलार्म अब बाकी नहीं बचा, ठीक है। और वो कहता है सेट से द नेक्स्ट अलार्म गोज ऑफ एट टी, जिसकी अब टी पे लेट से अलार्म आने वाला है, ठीक है ना, फॉर नोड यू, देन द डिस्टेंस फ्रॉम, आप कहता है किसी भी वर्टेक्स को अगर मैं देखूं ना यू को, अगर उसका अलार्म टी सेट हुआ है तो उसका मतलब है कि एस से यू तक आने का जो डिस्टेंस है वो टी है, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू यू इज टी. So for each neighbor V to U in G, if there is no alarm yet for V, set 1 for the time T plus length of UV. अगर कोई अभी तक अलार्म सेट ही नहीं हुआ उसका और उसकी कोई डायरेक्ट एज जाती है तो आप उस पर जाके बना दें, ठीक है। और अगर कहता है कि अगर मैं V का अलार्म जो है इस सेट फॉर, और अगर किसी का अलार्म जो है वो उससे पहले वाले से कम है, तो बेसिकली आप क्या कर दो, उसको क्या कर दो, उसको रीसेट कर दो इस अर्लियर टाइम से जो कि अभी तुम्हें मिला है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है। मुझे एक बात बताएं, इस एल्गोरिथम में भी एक बड़ा शदीद प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम विद अलार्म बेस्ड एल्गोरिथम क्या है? प्रॉब्लम विद अलार्म बेस्ड एल्गोरिथम वो क्या है? क्या प्रॉब्लम है जी? हाँ जी बताएं, मुझे एक बात बताएं। जब तक फ्लो, अच्छा भाई बताओ, एस के बाद अगर शुरू में छोटा आ गया तो उस तरफ निकल जाएगा, लेकिन बाद में बड़ा हो गया तो फिर वो नहीं बाद में बड़ा कैसे हो गया? एस के बाद देखो ना, इसका अलार्म क्लॉक 100 का सेट हुआ था और इसका अलार्म 200 का सेट हुआ था। हमें पता है कि अब पहले किसकी बारी आनी है, एक ही 100 वाले की बारी आनी है ना। जिसकी अलार्म क्लॉक की वैल्यू छोटी है उसको बेसिकली उसी ने चलना है। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग सो मच एनर्जी के 1 से लेकर 99 तक एवं लूप चलाते रहे, है ना। ये समझ में आई बात? मैंने क्या बात की है कि 1 से लेकर 100 तक, यानी अलार्म क्लॉक 1 से लेकर 100 तक, हमें पता है किसी का भी क्लॉक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्लॉक? क्योंकि पता है कि सबसे एस के बाद मिनिमम जिसका क्लॉक सेट हुआ है वो कितना है? 100 है, और 0 से लेकर 100 के दरमियान में किसी का भी क्लॉक जो है अलार्म क्लॉक अभी सेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 1 से लेकर 99 तक इस अलार्म क्लॉक ने फजूल में चलते जाना है ना। सो व्हाई वी वेस्ट सो मच एनर्जी? सबको समझ में आई मसला क्या है? व्हाई वी शुड स्पेंड ए लूप ऑफ 1 से लेकर 99 तक हम एवं ही लूप चलाते रहे चेक करने के लिए किसी का अलार्म क्लॉक आया तो नहीं है। सबको समझ में आई क्या मसला है? कि वी आर वेस्टिंग सो मच एनर्जी इन रनिंग द क्लॉक, जो कि आई मीन रनिंग द क्लॉक आई मीन यूजलेसली, ठीक है। एक्चुअली व्हाट डू वी नीड? वी नीड ए सिंपल अगर शुरू में हाँ जी क्या? अगर शुरू में कंपेयर कर लें कि वो उसकी कॉस्ट ज्यादा ही है इसकी, और वो वाले नोड पे चला जाए जिसकी कॉस्ट कम है, वही करने लगे हम। सो बेसिकली अगर आप देखें नुमान ने जो बात की है, सो नुमान का आइडिया क्या है? सो नुमान का आइडिया ये है कि नुमान्स आइडिया तो ईमान आइडिया एक कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं कि हम कहें भाई ये तो वर्टेक्स वो हैं जो विजिट हो चुके हैं, ठीक है,
और ये वो वर्टिसेस हैं जो विजिट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली और हर एक के ऊपर उसका टाइमर लगा हुआ है, लेट्स से T1 लगा हुआ है, T2 लगा हुआ है, T3 लगा हुआ है, T4 लगा हुआ है। बाय द वे इनमें से जो जो विजिट हो चुके हुए इनको ये दोबारा से विजिट होंगे, जिनका अलार्म क्लॉक गुजर चुका हुआ है उन्होंने तो दोबारा अभी विजिट नहीं होना। ठीक है ना, बेसिकली इनके जो जो टाइमर्स लगे हुए हैं इनमें से किसके वाले की बारी पहले आएगी मुझे बताएं। इनके बाद सबसे पहले बारी किसकी आनी है? जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, जिसकी कॉस्ट सबसे, जिसकी बेसिक ऊपर जो टी की वैल्यू हमने निकाली वो सबसे कम होगी। ठीक है, सो बेसिकली ऑल वी नीड इज कि बेसिकली ये जो नोड्स हैं इनमें से हम ऐसे नोड को उठाकर बाहर ले आए जिसके टी आई की वैल्यू शुड बी द स्मॉलेस्ट, शुड बी द स्मॉलेस्ट। ये बात समझ में आ गई? So we need a vertex which has the smallest TI value, alarm clock value. Everybody understand कि अगर if we are able to design such a data structure, so if we are able to design such a structure, such data structure, हाँ जी, इस डेटा स्ट्रक्चर से रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बताएं? That would be final. I mean, what is the requirement from the data structure? So अगर हम data structure बनाने चाह रहे हैं, exactly. So हम इस data structure से requirement क्या रख रहे हैं? वो ये रख रहे हैं at any time give me the minimum value, but that is not the only requirement. So ये है requirement number 1 और requirement number 2 क्या है? Remove that minimum. ठीक है, और थर्ड चीज क्या है? एफिशिएंट में एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट तो ऑफ कोर्स होता है, एफिशिएंट तो सारे अपने एफिशिएंट होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट एक और भी है, वो क्या है? अपडेट। यस, update of every value, update on every possible value, every possible value। और जब हम अपडेट करें तो वो उसकी वैल्यू दोबारा से अपडेट हो जाए, और अब अगर मैं मिनिमम निकालने को कहूं तो वो दोबारा से मिनिमम दे। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर जो है, ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले बनाया था, और वो कौन सा था? दैट वाज min heap। ठीक है, बेसिकली एग्जैक्टली अगर आप निकालें तो हम कह रहे हैं हमें मिन हीप चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, हमें बेसिकली मिन हीप चाहिए। ठीक है ना, और अगर आपको याद हो तो बेसिकली मिन हीप की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे दोबारा बताएं एक दफा। सो हमने जो बाइनरी हीप बनाई थी, सो अगर आपको याद हो तो हमने बाइनरी हीप बनाई थी। बाइनरी हीप बेसिकली परफेक्ट, आप समझ लें कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री था। इसमें फाइंड मिन की कॉस्ट कितनी थी? फाइंड मिन कितनी थी हमने? O of 1। एक था एक्सट्रैक्ट मिन, एक्सट्रैक्ट मिन की कॉस्ट कितनी थी? log n। कैसे करते थे एक्सट्रैक्ट मिन? कैसे करते थे एक्सट्रैक्ट मिन, बताएं जी। सर जो टॉप पे था वो निकलता था और फिर उससे आज से वो पूरा ट्री दोबारा से अपडेट हो जाता था। कैसे 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 बताओ, शाबाश, यू आर राइट बट यू आर रॉन्ग एज वेल। हीपिफाई अप से। हीपिफाई अप नहीं, हीपिफाई अप नहीं होता था, गलत। हाँ जी, यहाँ पर सबसे बड़े, तो बेसिकली यहाँ पर जो था ना मिनिमम पड़ा होता था, उसको तुम उठा के बाहर फेंक देते थे। ठीक है, और जो इस ट्री की सबसे लास्ट वाली नोड है वो वहां पे आ जाती थी और हीपिफाई डाउन कॉल हो जाता था। शाबाश। तो बेसिकली हम करते क्या थे? हम बेसिकली करते ये थे कि
इस नोड को, जो आखिरी नोड होता था, आखिरी नोड का मतलब है ये, इसको उठा के यहां ले जाते थे, ठीक है, और इसके ऊपर हम हीपिफाई डाउन कॉल करते थे, हीपिफाई डाउन कॉल करते, ठीक है ना। जब हीपिफाई डाउन कॉल करते थे वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इधर उधर होके वो अपनी जगह पर चला जाता, ठीक है ना। हम अगर मसला पता क्या है, मसला ये कि अगर मैं इसको उठा के ऊपर ना लेके जाऊं और हीपिफाई डाउन ना करूं तो होगा भला क्या होगा भला। मसला ये होगा कि अगर मैं इसको ना उठा के जाऊं और इसको निकाल दूं और इनमें से किसी एक को ऊपर ले आऊं तो हो सकता है वो यहां वाला ऊपर चला जाए और फिर वो कंप्लीट ट्री नहीं रहेगा, ठीक है। जो कंप्लीट ट्री की रिक्वायरमेंट थी ना वो खराब हो जाएगी, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है ना। सो दिस वाज, सो अपडेट की कॉस्ट कितनी थी मुझे बताएं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपडेट की कॉस्ट कितनी थी? सो अपडेट नहीं, एक्सट्रैक्ट मिन की कॉस्ट ओ ऑफ लॉगिन थी और एक चीज और थी जिसका नाम था अपडेट। अपडेट का मतलब है मैं कोई भी आपको ये दे दूं फॉर एग्जांपल और इसकी वैल्यू पहले 21 थी और अब वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कितनी हो गई है, वो लेट्स से इसकी 21 से चेंज होके लेट्स से 4 हो गई, तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें? काम किया ना मैंने, मिनिमम मिन हीप बनाई हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नोड के ऊपर क्या करना पड़ेगा? काम हुई है पहले से काम हुई है, मतलब नीचे वाले तो पहले ही से बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर क्या कॉल करना पड़ेगा? शाबाश। तो ये एक वी वर्टेक्स है, इसके ऊपर मैंने एक नई वैल्यू भेज दी है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट हीपिफाई अप, ठीक है। हीपिफाई अप किसके ऊपर? वी के ऊपर, और इसकी वैल्यू वी हो जाए, यानी वैल्यू चेंज करने के बाद इसको हीपिफाई अप कॉल कर देते हैं, ठीक है ना। सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वो एक वाइल लूप लगा होता है, तब तक ऊपर जाता है, या तो आपको अपने से बड़ा ऊपर जो है वो अपने से छोटा पड़ा हुआ हो, या फिर आप रूट पे पहुंच जाए और रूट से ऊपर अपना आ जा सके, ठीक है ना। तो अपडेट की कॉस्ट है वो कितनी होती है? इसकी कॉस्ट कितनी होगी? शाबाश, वो भी होगी लॉग एन। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्योंकि ये एक कंप्लीट ट्री होता है, क्योंकि ये कंप्लीट ट्री होता है, तो कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन में आता है कि जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है? स्लाइड शो नहीं हो रही। किसी भी नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही। हो रही है। तो जो हाइट की वैल्यू है, द कंप्लीट ट्री की जो हाइट की वैल्यू है वो हमें पता है कि वो log n होती है, log base 2n होती है, ठीक है। So that's the most important advantage of binary heap, ठीक है। और बेसिकली डिजक्स्ट्रा ने यही काम किया। डिजक्स्ट्रा ने जो सबसे कमाल काम किया वो बस यही था, वो कहता है कि इस अलार्म क्लॉक को भी मैं हटा दूंगा। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग, कि ये देखिए जी वो चलता कैसे। सो हियर इज द प्रोसीजर। द प्रोसीजर बंदे का नाम है डिजक्स्ट्रा। जो ग्राफ पास होता है, लेंथ वैल्यू पास होती है हर एक की, या आप समझ लें कि हर नोड के अंदर ही पहले लेंथ वैल्यू पड़ी हुई है। इस सोर्स से सबका तमाम का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। सो और ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो वह करता है, वो सबसे पहले सबके डिस्टेंसेस की वैल्यू इन्फिनिटी कर देता है, प्रीवियस की वैल्यू नील कर देता है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सोर्स जो है वो 0 कर देता है, ठीक है। और अब वो क्या करेगा? अब वो ये करता है कि वो, हाँ जी, यहां पे वो एक हीप बनाता है। क्यू का मतलब है प्रायोरिटी क्यू, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि योर हीप इज आल्सो कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना। और इस प्रायोरिटी क्यू बनाता है और बेसिकली उसके अंदर तमाम वर्टिसेस डाल देता है। अगर तमाम वर्टिसेस डालेगा हर एक के डिस्टेंस की, और बाय द वे वो पता है किसकी बेस पे डाल रहा है, किसकी बेस पे वो हीप बना रहा है, किसकी बेस पे वो हीप बना रहा है, किस एट्रीब्यूट की बेस पे? कॉस्ट की बेस पे, कॉस्ट की बेस पे नहीं, डिस्टेंस की बेस पे, जो उसका डिस्टेंस होगा। हाँ, तो डिस्टेंस की बेस पे उसने जो ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है ना, वो बेसिकली लेस देन वाला वो सिर्फ डिस्टेंस का एट्रीब्यूट देखता है,
ठीक है। सो बेसिकली ये आ गया, ये उसने हीप बनाई, सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, शुरू में उसने सब में इनफिनिट डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। अब वो कहता है अब जब डिलीट मिन करेंगे तो सबसे पहले कौन सा डिलीट होगा, सबसे पहले कौन सा वैल्यू निकलेगी? तो ये देखें, कम डिस्टेंस तो ये देखें अभी तक सबका, तो मैं एक मिनट आपको इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। सो बेसिकली साथ साथ हम ड्राई रन करते जाते हैं। तो बेसिकली वो कहता क्या है, ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ उसको, सबके डिस्टेंसेस इंफिनिटी है। सो इसका डिस्टेंस भी इंफिनिटी है, इसका भी डिस्टेंस इंफिनिटी है, इसका भी डिस्टेंस इंफिनिटी है, और इसका भी डिस्टेंस इंफिनिटी है, सिवाय इसके जो इसका डिस्टेंस है वो 0 है और इसका पेरेंट है वो निल है। और बाय द वे हर एक का पेरेंट जो है वो भी निल है, तो ये भी निल है, इसको मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, तो ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस भी निल, ठीक है। और अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने करना ये है कि बेसिकली इसको चलाना है, ठीक है। तो वो कहता है कि सबसे पहले क्या करो जी, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले डिलीट मिन करो। डिलीट मिन में कौन सबसे पहले निकलेगा? सोर्स ए, जिसके थ्रू आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करेगा, अब वो करेगा क्या कि वो बेसिकली सब पे आप इसकी यूवी एजेस के ऊपर, यानी इसकी जो रेडियस लिस्ट है उसके ऊपर वो चलाता है, और उसके ऊपर कहता है जो वी जिसके ऊपर वो जा रहा है उसके डिस्टेंस की वैल्यू चेक करता है, क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन है डिस्टेंस ऑफ यू प्लस द लेंथ ऑफ द वी यू, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। ये कौन सी वाली कंडीशन है, आपको मैंने इसका नाम बताया था, ये कौन सी वाली कंडीशन है? रिलैक्सेशन वाली, रिलैक्सेशन, ठीक है, दिस इज अ रिलैक्सेशन ऑपरेशन, ठीक है। और अगर वो रिलैक्सेशन ऑपरेशन करने की जरूरत है तो वो कर देता है, डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट कर देता है, ठीक है, प्रीवियस ऑफ वी जो है वो व्यू कर देता है, और डिक्रीज की कॉल कर देता है, यानी ये डिक्रीज की में वो हीप में दोबारा वो डाल देता है, वो हीप में पहले ही होता है, बस वो हीप में बेसिकली दोबारा से वो हीप में अपडेट करता है। तो फॉर एग्जांपल तो डिलीट हो गया। रिलैक्सेशन एक दफा बताना, मेरा नेट चला गया था अभी। रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि जिस पे वो जा रहा है, अगर उस पे पहले जो डिस्टेंस वहां पड़ा हुआ था वो इस नए कंप्यूटर डिस्टेंस की वजह से कम है, यानी यू के थ्रू अगर मैं कहूं तो इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो तो इस पे इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, 0 + 4 कितना होता है? 4। तो बेसिकली इसका वो डिस्टेंस अपडेट कर देगा, इसकी जगह वो क्या लिख देगा, मैं ऐसे ब्लू से लिख रहा हूं, तो वो बेसिकली क्या कर देगा, वो कर देगा इसको चेंज करेगा, इसकी जगह लिख देगा 4 और यहाँ पे पेरेंट सेट हो जाएगा ए, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा, एक ही और है जिसकी जगह क्या सेट हो जाएगा, इसकी जगह सेट हो जाएगा 2 और इसकी जगह सेट हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। अब बताओ अलार्म क्लॉक में अगली बारी किसकी है, सी की है, और वही हमारा मिन हीप में कहां पड़ा होगा, टॉप पर पड़ा हुआ। आप बताओ मिन हीप में ए क्यों नहीं पड़ा हुआ, मिन हीप में ए क्यों नहीं हो गया ना, ए क्योंकि डिलीट हो गया। इस स्टेप में अगर तुम देखो तो हर एलिमेंट बेसिकली निकलता जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगली बारी सी की निकलेगी, सी के ऊपर भी वो सेम काम करेगा, जब उसे निकालेगा तो इसके थ्रू जो अपडेट बनता है, एक ये अपडेट बनता है जो 2 + 5 कितना हो जाएगा, हाँ बताओ। सरकार डिलीट में सिर्फ डिलीट कर रहा है, अपडेट नहीं कर रहा ना, डिलीट में से डिलीट कर रहा है, और ये स्टेप जो है वो अपडेट करता है इफ के चेक में जाके, हाँ, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर ये इसका चेक नहीं चलता तब भी अब अपडेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं अभी तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गया 2 के थ्रू कौन कौन अपडेट हो सकता है, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है बताओ मुझे। 3 ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेसिकली इसको चेंज करेगा, यहाँ पर ले देगा 3 और यहाँ पे पेरेंट सेट हो जाएगा सी, ठीक है। इधर आ जाओ, अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 5 कितना होता है, या 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 जो है 4 जो है वो 5 जो है वो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे पेरेंट सेट हो जाएगा सी, ठीक है।
और इस तरह ये भी सेट हो जाएगा। 2 + 4 कितना होता है 6, तो यहाँ सेट हो जाएगा 6 और यहाँ सेट हो जाएगा क्या बताएं जी, क्या सेट हो जाएगा? सी पेरेंट सेट हो जाएगा। हाँ, इसका जो पेरेंट सेट हो जाएगा वो रहेगा सी। ठीक है, लेकिन अब किसकी बारी आनी है? ऑफ कोर्स ये भी निकल चुका हुआ है, ठीक है, और ये भी निकल चुका हुआ है। अब किसकी बारी आएगी? इनमें ये तीन एलिमेंट्स हैं, इसकी बारी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, तो कौन टॉप पे पड़ा होगा? अब डिलीट मिन कौन सा होगा? तो ये देख लें, पहले ए निकल चुका हुआ है, अब फिर सी निकल चुका हुआ है, अब किसने निकलना है? अब बी ने निकलना है। जब बी निकलेगा, ठीक है, तो बी के थ्रू अपडेट कॉल होगा, और बी में अपडेट जो है एक 2 वाला है, 3 + 2 कितना हो गया 5, और ये देखेंगे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 और यहाँ आ जाएगा क्या बी। ठीक है, ठीक है, और फिर 5 बी से यहाँ पर भी क्या आती है, तो बी 3 + 3 कितना होता है 6, यहाँ पड़ा हुआ है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा बताएं मुझे, बता दें 6 और बी पेरेंट सेट हो जाएगा। बी पेरेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू में कौन कौन से एलिमेंट रह गए हुए हैं? एक ई रह गया और एक डी रह गया, कौन पहले निकलेगा? डी। डी पहले निकलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ये वैल्यू कम है, ठीक है ना, तो ये निकला। डी से कहीं पर भी एज नहीं जाती, तो ये डी किसी को भी अपडेट नहीं है, ये फॉर लूप ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब किसकी बारी है? ई की बारी है। अब ई से किस किस पे एज जाती है? एक एज जाती है, लेकिन ये बताएं ये इसे अपडेट कर सकेगा? नहीं, पहले ही वो ये क्योंकि एक तो वो क्यू में नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली ये एज जो है वो उसे अपडेट कर भी नहीं सकेगी। क्यों बोला? 6 + 1 जो है वो कितना होता है? 6 + 1 कितना होता है बताएं मुझे? 7 होता है। अब क्योंकि एक वैल्यू जो है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से हमें एक बात कंफर्म पता है कि चाहे कोई एज अभी ट्रेवर्स नहीं भी हुई है, वो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जो उसका डिस्टेंस, जिसकी बारी आई है, उसके थ्रू जब वो एज कवर होने लगी है, तो वो उसको बढ़ाएगी, कम नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो जो एलिमेंट निकल चुका हुआ है वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता। समझ में आई बात? तो जो डायजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायजेक्स्ट्रा एलिमेंट वर्क्स assuming all edges to be positive। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव एज होती, फॉर एग्जांपल इसी को देख लो, यहां पर अगर यहां पर 1 की जगह -2 लिखा होता, तो वी आर इन ट्रबल। वाई वी आर इन ट्रबल? वाई वी आर इन ट्रबल? कॉस्ट नेगेटिव कर देता है जाके। और बेसिकली होना तो ये चाहिए था फिर कि बेसिकली डी तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 नहीं बनता, वो क्या बनता है बताओ मुझे? 4 हो जाएगा। हाँ, वो 4 हो जाएगा। और कैसे होगा? ए से आप बी सी पे गए, सी से बी पे गए, बी से ई पे गए, और ई से अब आप डी पे गए, एंड दैट विल गोइंग टू बी विच वन? इट विल बी, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। जी मतलब इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर हम सिंपली वैसे अगर देखते जाएं कि ए से स्टार्ट किया तो किसकी कॉस्ट कम है, 2 कॉस्ट कम है, तो हम सी पे चले जाएं, फिर सी से देखें कौन सी कम है, फिर इस तरह बी से देखें कौन सी कम है, तब भी तो इसी तरह हम जाएंगे ए सी बी। लेकिन अभी हमने कॉस्ट ज्यादा आ गई, आगे कॉस्ट ज्यादा आ गई, और उसकी वजह से और आगे कोई नेगेटिव एज थी जो अभी ट्रेवर्स ही नहीं हुई थी। तो ये देखे ना, ये जो अभी बात कर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नेगेटिव एजेस आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगा। डायजेक्स्ट्रा वर्क्स अज्यूमिंग ऑल एजेस टू बी पॉजिटिव वेट्स। नहीं सर, प्रॉब्लम तब भी आ सकता है अगर पॉजिटिव एजेस ही हो सारी। अगर ये पहले अगर थोड़ी की तरफ जाते हैं, अगर 2 की तरफ चले जाते हैं सी की तरफ, और आगे फिर कुछ ज्यादा होती, मतलब आगे 40 होती, तभी मसला हो जाता ना। मसला नहीं होता। किस तरह मसला नहीं होता? अगर वो पहले शॉर्ट की तरफ जाते हैं और फिर अगर आप शुरू में छोटे रास्ते की तरफ जा रहे हो, आगे जाके बड़ा रास्ता आ जाए, बेसिकली आगे जाके तो वो खुद ब खुद क्यू में नीचे चला जाएगा।
प्रायोरिटी क्यू में उसके थ्रू वो जाए लोगों, तो Priority क्यों है ना? प्रायोरिटी क्यू है ना, तो प्रायोरिटी क्यू में आना ही उसने पहले है जिसकी बारी आ चुकी हुई है। ये बात ठीक समझ में? है। ठीक है, तो जो अगर कोई एक रास्ते से वो खराब होने लगेगा तो क्यू में नीचे फेंक देगा, और फिर कोई और रास्ता जो है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते होंगे उसकी वैल्यू छोटी करेगा, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, so this is a very सर ये important algorithm। नेगेटिव एज की प्रॉब्लम क्या आती है समझ नहीं, दोबारा बता दें। ये लो जी, ये एग्जांपल है आपके सामने। मुझे एक बात बताएं, सिंपल सा सवाल है, मुझे बताएं ए से डी तक सबसे स्मार्टर डिस्टेंस कौन सा है? मुझे है ही बताएं एक मुझे बताएं ए से बी तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? A to B। A से B 1 1, और यहां से जाओ, ADB ए डी बी कितना बनता है बताओ मुझे। नेगेटिव नहीं आ Negative। जाएगा। जी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो ए डी बी बनता है, ना के ए बी। सो डाइजेक्स्ट्रा नहीं तो जब हम इस पे रन करेंगे, अभी ये तुम्हारे एल्गोरिथम रन करेंगे, मैं अभी तुम्हें इसे फेल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ए से हमने डाइजेक्स्ट्रा चलाना शुरू किया। ठीक है, ए ने किस के ऊपर रिलैक्स किया, इसका डिस्टेंस 0 है। ठीक है, इसका पेरेंट निल है। ठीक है, ये देखें, इसकी डिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी है और पेरेंट निल है। इसकी इंफिनिटी वैल्यू इंफिनिटी है और ये निल है। इसकी पेरेंट की वैल्यू इंफिनिटी है, सॉरी डिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी है और ये निल है। ठीक है, अब मैंने ए के ऊपर चलाना शुरू किया, इसकी वैल्यू 0 है। इसने किसके ऊपर रिलैक्स किया, इसने बेसिकली इसके ऊपर रिलैक्स किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 99, और ये हो गया इंफिनिट, ये हो गया सॉरी ये हो गया ए। ठीक है, इसने इसको भी अपडेट किया, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया A ये 0 है, तो 0 की वजह से क्या हो गया बता दे मुझे, ये 0 ही रहा 0 और इसकी हो गया ए। अब मुझे बताएं किसने सबसे पहले निकलना है? सी ने। सी ने निकलना है। डू यू ऑल एग्री कि सी ने निकलना है? डू यू ऑल एग्री कि सी ने निकलना है? 0 ही है ना उसका, तो बेसिकली सबसे कम जो है 0 कम है, 1 कम है या 99 कम है? 0 कम है, तो 0 पहले निकलेगा। 0 से के थ्रू किसी पे भी अपडेट जाएगी? 0 तो है ही सिंक नोड ना, तो बेसिकली ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब कौन निकलेगा? सी भी अब डिलीट हो गया ना, सी डिलीट हो गया ना, तो सी डिलीट हो गया, मैं इस पे यही डाल रहा हूँ। हाँ जी, अब कौन निकलेगा? बी। अब निकलेगा बी, और अब आप हो गए तबाह बर्बाद। क्यों? क्योंकि बी को निकाल दिया आपने। ठीक है, ठीक है ना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सी। हाँ? सी तो अब बताओ। हाँ, बी निकल गया, तो ठीक है। आप बी के थ्रू आप 1 से 1 करने की कोशिश करेंगे? नहीं कर सकते, ये 1 + 1 2 होता है, ये पहले ही 0 है, तो दैट इज फाइन। आप क्या करें? और दूसरी बात एक और भी याद रखोगे, ये क्यू से निकल चुका हुआ है, ये विजिटेड है, ये क्यू से निकल चुका है, डिलीट हो चुका हुआ है। अगर आप इस पर डिलीट कॉल करें, इस पे अगर आप अपडेट कॉल करेंगे तो ये तो एरर देगा। या चलो निकल चुका हुआ है, उसको किसी तरह से रोका जा सकता है। चलो तुमने उसको भाई एक चेक लगाया कि अगर निकल चुका है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इधर आ जाओ, बी डिलीट होता है तो फिर डी आ जाएगा। आप डी आएगा। आप डी में क्या होगा? 99 माइनस 300 कितना होता है बताएं मुझे? 201 -201 ये हो जाएगा -201, है ना? और अभी रुक जाओ, ये भी निकल गया ना? चले निकल गया। आप बताओ, एक बात बताएं, ये और एल्गो हमारा खत्म हो गया है ना? हाँ जी। लेकिन एल्गो खत्म नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ए से सी तक मिनिमम डिस्टेंस क्या बनता है बताएं मुझे? ADBC बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? ये निकलेगी -200, जो कि 0 से कम है।
और हमारा डिजिट ना फेल हो। सरफराज हमारा एक बात करूं, बताएं बताएं बताएं। सर इसको मतलब सिर्फ नेगेटिव एजेस का मसला है ना, तो हम क्या करते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जैसे इसमें -300 है, उसको हाँ, जीरो कर देते हैं। उसे जीरो करने में 300 ऐड हुआ है, तो हर डिस्टेंस में 300 ऐड कर देंगे, तो कोई नेगेटिव रहेगा। क्या खूबसूरत बात की है इसने। सवाल सुन लिया है? हाँ भाई, ये बात समझ में आई है कशमाल ने क्या बात की है? जो कशमाल ने जो उनसे मिनिमम है उसको हम जीरो कर देते हैं। उसको जीरो कर देते हैं और बाकी सब में 300 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको कह रहा हूं ये बात गलत है। दिस विल खूबसूरत बात गोइंग टू गलत होगी। दिस विल गोइंग टू फेल वेरी बैडली। सर क्वेश्चन है। नहीं, पहले कशमाल की बात को समझ लो। समझ में आया सवाल? उसने क्या कहा है? यस सर। उसने कहा है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको जीरो कर दो और बाकी तमाम वैल्यूज को क्या कर दो, उस लिहाज से उस वैल्यू से उसमें ऐड वो कर दो। अपडेट कर। अच्छा, आप सुने बात, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये देखें, ये और ये था, ठीक है। अच्छा, अब एक सुने मेरी बात गौर से। यहां पर वैल्यू थी 1, यहां वैल्यू थी 1, यहां वैल्यू थी 1, यहां वैल्यू थी 1, यहां वैल्यू थी 1 और यहां वैल्यू थी 1, ठीक है। अच्छा, अब एक सुने बात। और ये एक और था जिसकी वैल्यू थी 2। 1 2 3 4 है ना, इसको लेते हैं 8, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है और ये जी है, ठीक है। ये एक चंक था और बाद में ग्राफ, ये नहीं था ग्राफ पूरा का पूरा बड़ा आगे आगे भी चल रहा था वगैरह वगैरह वगैरह। ये यहीं से मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसा टी कह देता हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ए से ये हुआ, यहां से भी, यहां पर डिस्टेंस भी 1 है, ठीक है। मुझे बताएं ए से एफ तक डिस्टेंस मिनिमम कौन सा बनता है? सारे नोड्स को ट्रेवर्स करके जाने वाला, सारे ए वर्टिसेस। से टी पे गया, टी से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, फिर एफ पे गया। ये दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट, है ना। लेकिन आपने 300 सब में ऐड कर दिया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 308। ये कितना हो जाएगा? 301, 301, 301 और ये हो गया 301। बर्बाद हो गए आप। कशमाल बर्बाद हो गए या नहीं हो गए, मुझे बताओ। हो गया। हो गया ना, ठीक है। बर्थडे ये आया, जिस पे आपने सर 1 ये जिस पे आपने 111 किया, ये सर कुछ और सोचते। मिनिमम था। हाँ जी, हाँ जी, आप जो मर्जी सोच ले जी, जो मर्जी सोच ले। यहाँ यू विल गोइंग टू फेल, यू विल गोइंग टू फेल वेरी बैडली, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो कशमाल ने चवल मारी थी वो चवल ही थी, ठीक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, मेरा ना अब आपसे एक छोटा सा सवाल है। सर एक मेरा सवाल के ये नेगेटिव एजेस कब आती कब है, मतलब कोई एग्जांपल दे दो रियल लाइफ। एग्जांपल रियलिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल ना आमतौर पे होता है कि आप जब जा रहे होते हैं ना, गेम खेल रहे होते हैं, तो होता यह है कि आमतौर पे ये जो पॉजिटिव वैल्यू है गेम्स में अक्सर होता है कि आपकी तमाम वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव इन द सेंस बेसिकली जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होता जा रहा होता है, बेसिकली आपकी टाइम कंजम्पशन जो है वो बेसिकली जैसे 100, लेट्स से अगर आपकी गेम है जो कि आपको ना फॉर एग्जांपल आपने एक लेवल है जो 50 मिनट में करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जितनी देर आपको लग रही है उतनी देर बेसिकली उसमें उतने आप ऐड करते जाते हैं। लेकिन कई कई जगह पर बेसिकली गेमिंग्स में अक्सर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम चाहिए और आप फॉर एग्जांपल वहां पर कोई चीज पड़ी हुई है, वो अगर आप जाके खा लें तो आपको 10 मिनट एज ए बोनस मिल जाएंगे। ये बात सुनाई? मतलब टाइम में से माइनस हो गया हमारा, बिल्कुल, वो टाइम में से माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली गेम्स में ये नेगेटिव एजेस बहुत ज्यादा दफा आती है और भी बहुत सारी। ये एल्गो गूगल मैप्स पे लग सकता है ना? बिल्कुल जी, लग सकता है, मसला ही कोई नहीं। एक चीज समझ नहीं आई,
क्या सर आपने सी को डिलीट किया, बी ऊपर आ गया, बी की कॉस्ट क्या थी 1 थी, वो आपने 1 ही रहने दी, लेकिन फिर जब आप बी डिलीट करते हैं और डी ऊपर आता है तो फिर आप 300 से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि डी को थ्रू अपडेट नहीं करना मैंने। सर बी को तो नहीं किया हमने डी अपडेट। को अपडेट करना पड़ेगा ना। जब डी को तुम अपडेट करोगे तो 99 माइनस 300 वो इस 201 रिलैक्सेशन वाला चेक ट्रू हो गया। तो रिलैक्सेशन ट्रू हो गया ना, रिलैक्सेशन ट्रू हो गया। मसला क्या है? ओके सर। ओके ना। तो बेसिकली इसके ऊपर दोबारा रिलैक्स लग रहा है, यानी डी से बी के ऊपर रिलैक्स लग रहा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव एज होती तो फिर हमें जरूरत नहीं थी। क्यों बोला? पॉजिटिव एज में हमें घबराने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एज है, जब इसकी 99 की बारी आई है और ये पहले ही निकल चुका हुआ, तो उसका अलार्म क्लॉक पहले ही छोटा था इससे, और ये पॉजिटिव एज अगर होती तो वो हमेशा इसके बाद ही आता। ठीक है ना। तो -201 के साथ डी लिख दें साथ, अब उसका पेरेंट चेंज हो गया है। उसका पेरेंट जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा ना, मेरा ना आपसे एक छोटा सा सवाल है। मैं थोड़ा सा मैं आई एम टेकिंग ए लिबर्टी कि मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और वो सवाल ये है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये एक ना मुझे सिर्फ इस सवाल का आपने जवाब देना है। ये एक वर्टेक्स है जो कि है यू, ये एक वर्टेक्स है जो कि है वी। अच्छा, अब इनके दरमियान में और वर्टेक्स भी हो सकते हैं, ये ठीक है। अब इनके दरमियान में कोई यूं करके कोई पाथ होके जा सकता है। ठीक है। मुझे एक बात का जवाब दें, और वो जवाब मुझे ये चाहिए कि किसी भी यू से वी तक जो हॉप्स बनते हैं, हॉप का मतलब है एक से दूसरे पे जाना, एक नोड से दूसरे नोड पे जाना, फिर दूसरे से तीसरे पे जाना, तीसरे पे इस तरह जाना। मुझे बताओ ये कितने मैक्सिमम हॉप लेके मैं वी तक पहुंचूंगा? मेरा कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यू से वी तक जाने के लिए मेरा मैक्सिमम हॉप्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं? टोटल वर्टिसेस -1। वाह, कमाल हो गया जी। टोटल वर्टिसेस -1। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे कि कोई भी दो वर्टिसेस मैं लेता हूं, यू और वी, ये यू है और ये वी है। सो माय कंजक्चर इज कि एनी पाथ फ्रॉम यू टू वी कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम वी। वी -1 से बड़ा पाथ नहीं हो सकता। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस। ठीक है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? मुझे ये बता दे। एग्री। अग्री। ठीक है। आप देखना, जो मैं एल्गोरिदम बना रहा हूं ना, बता रहा हूं, इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिदम। द नाइस थिंग अबाउट दिस एल्गोरिदम इज कि ये जो एल्गोरिदम हम बना रहे हैं, इट विल वर्क on negative edges as well. ठीक है। It will work on negative edges as well. ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात, ये जो डिजक्स्ट्रा हमने बनाया था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है पहले ये बताऊं। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मैंने ये बताओ। जल्दी से बताएं आवाज। ई लॉग वी। ई लॉग वी कैसे? अच्छा, ये तो वी तो है ही है, वी तो है ही है, हर वर्टेक्स पर जाना ही जाना है ना। प्लस, हाँ जी बताएं, यहां पर अब मजेदार काम हो रहा है। अच्छा, तुमने क्या बताया, दोबारा बताओ। ई लॉग वी बोला है। ई लॉग वी। व्हाई ई लॉग वी? ई ये जो लूप चल रहा है फॉर ऑल एजेस का, ये ई तक चल रहा है, तो और जो डिक्रीज की है वो उसमें वी जा रहे हैं, तो लॉग वी।
बेसिकली ये पहली बात है, ये जो ई है, ये ई का मतलब ये नहीं है कि मैं तमाम एजेस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं इस स्पेसिफिक यू वर्टेक्स की वी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये पूरा वाइल लूप बार बार चलाऊंगा तो हर वर्टेक्स की हर एज पे जाना ही जाना है। तो बेसिकली पोटेंशियली जो मजेदार चीज होती है वो ये कि ये v प्लस ई लॉग वी होता है। लॉग वी इसलिए क्योंकि बेसिकली हर वर्टेक्स, हर एज पोटेंशियली डिक्रीज की कर सकती है। ये बात समझ? और डिक्रीज की हमें पता है, डिक्रीज की उसके ऊपर लेके आएगी। सो इन द वर्स्ट केस, बताएं सही कह रहे हो, बोलो। ठीक है सर, ठीक है। लॉग वी इसलिए है क्योंकि बेसिकली उस जो हीप है उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स पड़े हुए हैं वो वी हैं। तो हर एज पोटेंशियल में क्यू में कितना टाइम लगेगा? में क्यू तो लेट्स से ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है ना। हमें पता है हीप बनाने के लिए, याद है हमने कहा था ओ ऑफ एन टाइम लगता है। यहाँ तो बड़ी आसान है बनाना, ओ ऑफ एन से ज्यादा नहीं लगेगा। सारे के सारे उसके अंदर डाल देता है, सिर्फ जो रूट है उसको वो उस पे वो एस रख देता है बस। बाकी चाहे रैंडमली रख दे, मुझे कोई इतराज नहीं, ठीक है। बस पेरेंट सेट करनी है उसमें। ये में क्यू बिल्ड हीप है ना? में क्यू बिल्ड हीप है, यस यू राइट, बिल्ड हीप। हमारे जो अभी जो हमें पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं में क्यू बिल्ड हीप है, n log n लगता है। और यार हमने प्रूव भी किया था वो ओ ऑफ एन लगता है। हमने प्रूव भी किया था कि ओ ऑफ एन में हो जाता है। वो जाके लेक्चर देख रहा है, मैंने बड़ा जबरदस्त प्रूव किया था। एन लॉग एन इज द वीक बाउंड और जो स्ट्रॉन्ग बाउंड है वो ओ ऑफ एन है, ठीक है। ऑल राइट जी, अब आ जाएं जी इधर। हम इधर बैठे हुए थे, ठीक है। हमें यह बात पता लग गई कि किसी भी u से v तक का जो डिस्टेंस हो सकता है मैक्सिमम, वो कितना हो सकता है? वो v-1 डिस्टेंस का हो सकता है, ठीक है। आप देखना ये एल्गो क्या करता है। इस एल्गो का बड़ा मशहूर नाम है, इसे कहते हैं बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड एल्गो। अच्छा ये करता क्या है? अच्छा करता ये बड़ा सिंपल सा काम है। वो करता ये है कि अगेन वो डिस्टेंस ऑफ s जो है इसको वो कर देता है 0, ठीक है। और पेरेंट ऑफ s जो है उसको वो कर देता है nil, ठीक है। यहां पे लगाता है फॉर लूप हर vi पे जाके, ठीक है, vi इन v माइनस s, ठीक है। और इसका जो vi डॉट डिस्टेंस वैल्यू है वो क्या कर देगा? वो कर देगा vi डॉट डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कर देगा इन्फिनिटी, और vi डॉट पेरेंट वैल्यू यानी पाई वैल्यू उसको कर देगा nil, ठीक है। और आप देखना वो क्या करता है। हाय 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 हाय। और वो कहता है, सुने बात गौर से, वो क्या करता है, ठीक है। सो द आइडिया इज द फॉलोइंग। वो कहता है कि यहां जाओ और कहता यह है फॉर ईच एज, सो फॉर ईच एज uv इन e। इसका मतलब क्या है पहले मुझे बताओ। इसका मतलब क्या है? यू और बी के दरमियान हर एज को ट्रैवर्स करेगा। वो कहता है यू और वी नहीं, वो कहता है इस ई सेट, ये ई सेट है ना मेरा, ये जो ई सेट है, ये जो ई सेट है, वो जो ई सेट हमें मिला हुआ है ना, वो कहता है इसकी हर एज पे जाओ, इसकी हर एज पे जाओ और इसके ऊपर रिलैक्स कर दो, ठीक है। तो रिलैक्स ऑपरेशन तो आपको याद ही है ना, रिलैक्स ऑपरेशन तो याद है ना, रिलैक्स ऑपरेशन जी। अगर वही कि u से u पे जो डिस्टेंस निकाला है आपने, प्लस में मैं u वेट ऑफ uv निकालेगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं u भी लिख सकता हूं। वो कहता है सो इफ द डिस्टेंस ऑफ, क्या बेटा बताएं, of distance of u of v, so distance of v is if this is greater than distance of, यार ये डिस्टेंस ऑफ u नहीं होगा यार v पे जा रहा है ना वो,
v पे जा रहा है अच्छा ठीक। तो v को देगा, दिस इज द v इज ग्रेटर देन दिस इज द v प्लस द वेट ऑफ uv। ठीक है, ठीक है। अगर ये है तो फिर ये कर दो डिस्टेंस ऑफ v इज इक्वल टू ये चीज, ठीक है, और पेरेंट ऑफ v इज इक्वल टू u। ठीक है, ठीक है। ये जो इसने काम किया ना, ये जो इसने काम किया, इसके काम करने से क्या होगा, आप सुने बात गौर से। दिस मे नॉट वर्क, वाई? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। दिस मे नॉट वर्क, वाई इट मे नॉट वर्क? क्योंकि बेसिकली मैंने एक और स्लाइड बनाई, क्योंकि ऐसा हो सकता है, सुने बात गौर से, गौर से मेरी बात सुन लें। हो सकता है कि क्या हो, ये मेरे पास एक ग्राफ था, और ये मेरे पास, मैंने ये इस तरह के ग्राफ बनाए हुए थे, ये बनाए हुए थे, ये बनाए हुए थे, ये बनाए हुए थे, इस तरह का मेरा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अच्छा, इमेजिन करें ये मेरा ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैंने इन एजेस को, ये एजेस हैं, एजेस को सॉर्ट करके रखा हुआ है इस तरह से कि मैं इस एज को एज नंबर 1 कहता हूं, इस एज को एज नंबर 2 कहता हूं, 3 कहता हूं, 4 कहता हूं, 5 कहता हूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सुने बात गौर से, ठीक है, 13, 14, और ये है 15, ये है 16, सुने बात गौर से, ये है 17, ये है 18, ओके, ये है 18, ये है 19, और ये है 20। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने जो वहां पे लूप लिखा हुआ है, मैं दोबारा से बताता हूँ। लूप मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर, दोबारा बता दें, मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच एज uv इन ई रिलैक्स, है ना, रिलैक्स ऑन ई कॉल करता हूं। अच्छा, सबसे पहले रिलैक्स इस पे कॉल होगा, मुझे बताओ। अब ये बात थोड़ी सी ना, मैं ये थोड़ा सा गौर से देखने क्या हो रहा है। इसमें मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जस्ट इन केस, ताकि आप थोड़ा सा गौर से देख सकें। शुरू में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस 0 किसका है? इसका। बाकी तमाम के तमाम वर्सेस का डिस्टेंस कितना है? है ना, सबके आपने एक सबका। का डिस्टेंस लिखा ही नहीं है, क्या है लिखा? वो 6 के ऊपर वाला पे एज का वेट नहीं लिखा, एज वेट। ये मैंने वेट तो लिखा ही नहीं है, कि मैंने एजेस के नंबरिंग कर दिए। उसका नंबर आप लिखना भूल गए। तो लिख देते हैं, इसका नंबर कर देते हैं, क्या ये क्या था, 19, 20 था, 21 कर देते हैं। कहां पर है? इसका नंबर है 21, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि ये इस लूप में बारी बारी चल रहा है ना, तो सबसे पहले बारी किसकी आनी है? 0 डिस्टेंस वाले की। ये वाले ना, इसकी नहीं आनी। ये जिस तरह से एजेस हैं उनको तुमने चलाते जाना है। तो सबसे पहले जो बारी आनी है वो किसकी आनी है? इसकी, क्योंकि ये एज नंबर 1 है ना। तो ये इंफिनिटी +1 कितना होता है? सॉरी, अगर, और लेट्स से मैं इन सारी एजेस को ना वेट भी दे देता हूं। लेट्स से ये सारी एजेस का वेट जो है ना वो 1 1 ही है, ये भी 1 है। ये जो नंबरिंग दी हुई है ये इनकी आईडीज है, और जो इन सब का वेट है ना, हम वेट अज्यूम कर रहे हैं 1 है, ठीक है। कोई एतराज तो नहीं है आपको? नो सर। ठीक है। और इनमें से कोई एजेस, कुछ एजेस है ना, उनकी वैल्यू -1 भी है। लेट्स से ये -1 है, मैं इसको भी -1 कर देता हूँ। मैं लेट्स से इसको भी -1 करता हूँ, मैं इसको भी -1 कर देता हूँ, मैं इसको भी -1 करता हूँ। ये जितनी भी ये जो डायगोनल एजेस है ना, उनको मैं -1 करता हूँ सिवाय इनके। और ये लेट्स से ये भी -1 और ये भी -1। ये अब आप वेट डाल रहे हैं ना, एज वेट। हाँ, और बाकी तमाम जो राउंड के ऊपर है ना, उन सब का वेट 1 है।
ठीक है, समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई है कि सबका जो सब राउंड के ऊपर पड़ी हुई है, ये जो राउंड के ऊपर पड़ी है, ये तमाम की तमाम, ये यहां वाली, इन सब का वेट 1 है, सिवाय इन डायगोनल वाली के। डायगोनल वालों का जो वेट है वो -1 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप मुझे एक बात बताएं, अब सबसे पहले जो ये फॉर लूप चलना है, ये जो फॉर लूप आपने चलाना है, ये वाला, ये फॉर लूप सबसे पहले चलता है एज नंबर 1 के ऊपर, और एज नंबर 1 ये है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से A B C D E F G H I J K L M और ये N। मुझे बताएं सबसे पहले कौन सी वाली एज चलनी है? ए बी, बताएं। ए बी, और ए बी एज जो है उसमें है इंफिनिटी +1 इज एक्चुअली इंफिनिटी। तो मुझे बताएं इसमें अपडेट होगा या नहीं होगा? अपडेट होगा या नहीं होगा? मुझे बताएं। नहीं होगा। नहीं होगा, ना करें, नहीं होगा, अपडेट नहीं करेंगे अब। ठीक है, हाँ जी। फिर चलेगी एज नंबर 2। अब एज नंबर 2 कहां है? वो है एन और ए, या ए एन, जो मर्जी कह दो उसको। ये अपडेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा। ठीक है, और ये चलता जाएगा। मुझे बताएं इनमें से कोई भी अपडेट होगी? नहीं। नो, सिर्फ अपडेट कौन कौन सी होगी बताएं मुझे? जो एस पे आ रही हैं। मुझे बताते राउंड- जाएं। ये देखिए, ये एक है, एक वाली अपडेट नहीं हुई, 2 वाली भी अपडेट नहीं हुई, 3 वाली भी अपडेट नहीं हुई, 4 वाली भी अपडेट नहीं हुई, 5 वाली भी नहीं हुई, 6 वाली भी नहीं हुई, 7 वाली भी नहीं हुई, 8 वाली भी नहीं हुई, 9 भी नहीं हुई, 10 भी नहीं हुई, 11 भी नहीं हुई, 12 भी नहीं हुई। ठीक है, 13 होगी। होगी। 13 होगी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब जब 13 13 होगी 3 होंगी। तो ये इसको अपडेट कर देगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा -1 और पेरेंट आ जाएगा इसका सोर्स। ठीक है, 13 के बाद है 14। 14 ये है, इसकी अपडेट होगी? नहीं। ठीक है, 14 के बाद है 15। 15 कौन सा है? ये, इसकी अपडेट होगी? नहीं। 16 अपडेट नहीं होगी। ठीक है, 17 नहीं। अपडेट नहीं होगी, 18 अपडेट नहीं होगी, 19 होगी। होगी। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा -1, और यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा S। 19 के बाद है 20। 20 ये है, इसकी भी अपडेट हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1, और इसका भी आ जाएगा S। 20 हो गई, खत्म हो गई। मुझे बताएं सारे डिस्टेंस से निकल आए? मुझे बताएं सारे डिस्टेंस से निकल आए? लूप तो खत्म हो गया। ये लूप खत्म हो गया, राइट? मैंने तमाम एजेस को गो करा दिया। यस, अभी तक बहुत सारी अपडेट होना बाकी है। ये पूरा प्रोसेस जो है, मैं कितनी दफा चलाऊं तो बात खत्म हो जाएगी? वर्स्ट केस में V दफा, V नहीं, एग्जैक्टली बताओ, एग्जैक्टली बताओ। V-1 नहीं, V-1 दफा। Why V-1? क्योंकि आपको एक बात पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स, the maximum distance from a source to any destination could be at max how much? V-1 distance hops away. So इसने बेसिकली क्या किया? सोर्स से हो सकता है एक तो डिस्टेंस अवे वाले सारे अपडेट कर दिए होंगे। ये जब मैंने एक दफा चलाया है तो एक डिस्टेंस अवे वाले सिलेक्ट हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा वाले भी सिलेक्ट हो गए हों। क्यों? क्योंकि अगर ये सोर्स शुरू में आया होता, यदि ए से शुरू हुआ होता, तो फिर ये अपडेट होना शुरू हो जाता और बहुत सारे अपडेट हो जाते। ये बात समझ आ रही है? लेकिन हमें नहीं पता सोर्स की जो एजेस है वो कहां कब आती है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो द एल्गोरिथम इज द फॉलोइंग कि इसके ऊपर वो बेसिकली इसको वो कितनी दफा चलाता है? वो बेसिकली 1 से लेकर V-1 दफा चलाता है। इसको बेसिकली वो V-1 दफा चलाता है, इस एल्गोरिथम को, एंड दैट्स इट। ठीक है, so let me show you the algorithm. वो कहता है, so this is the update relaxing function,
और हमें इस बात का पता है इफ यू हैव टू वर्टिसेस u and v, how long could be the path from a u to v vertex v minus 1. ठीक है, and here is the Bellman-Ford algorithm. और वो क्या करता है, वो कहता है क्या करो, this is the update function. और वो करता क्या है, वो कहता है तमाम डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी कर दो, प्रीवियस को नील कर दो, v minus 1 दफा रिपीट करो, हर एज पे जाओ और उसके ऊपर जाकर अपडेट करो. ठीक है, रिलैक्स फंक्शन कॉल कर दो, दैट्स इट. ठीक है, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ये बताएं. v square. नहीं, व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी? v minus 1. गलत. v minus 1. आर यू Sorry. योर सेंसेस? ये तुम्हें नजर आ रहा है यार, इसको देखो, गौर से देखो. E. हाँ, v square plus v. क्या? v into e. v into e, that's the algorithm. ठीक है, so o of v into e. ठीक है, basically v minus 1 into e, which is o of v into e. ठीक है, everybody understand? और अगर आप इसको भी देखें तो ये एक्चुअली v का लूप लगा हुआ है, तो मैं इसको कह सकता हूं प्लस o of v as well. ठीक है, ठीक है, which is essentially o of v into e. ठीक है, so Bellman-Ford takes how much time? o of v into e. ठीक है, सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, everybody understand the problem? Everybody understand the algorithm कि Bellman-Ford कैसे चल रहा है? ठीक है ना? और मजेदार बात यह है कि this will execute in o of this will run on negative edges as well. ठीक है, और मैं आपको हीप नहीं यूज हो रही ना, कोई हीप यूज नहीं आ रही, कुछ भी यूज है. लेट्स से मैं आपको इसी पे चला कर दिखाता हूं. कुछ रिमूव नहीं कर रहे. हाँ, मैं इसी एल्गोरिथम पे इसको चला कर दिखाता हूं, इसी एग्जांपल में मैं इसे चला कर दिखाता हूं. ये देखो, ये मैं इसको कीप कर लेता हूं और इसको इसी एग्जांपल को एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं. सो लेट्स डुप्लीकेट, और इसको जाके मैं यहां से इरेज कर देता हूं. ठीक है, अब मैं इस पे Bellman-Ford आपके सामने चला कर दिखाता हूं. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ऑन. अब मुझे बताओ कौन सी एज, अब एजेस के नाम दे दो मुझे. आप बताएं जी एजेस के नाम क्या देने. आप जो नाम देंगे वही नाम दे देंगे. बताएं मुझे, बताएं जी एजेस को क्या नाम दें. इसको हम एज नंबर 1 कह देते हैं, इसको बता, जो नाम कहेंगे हम वही नाम दे देंगे. बताएं मुझे क्या नाम दें इनको. A to किसको? A to C हाँ? को 2 A to C A को 2 कर देते हैं, फिर D से B D से B को क्या करें? 4 कर दें. 3 हाँ, 3 कर देते हैं और उसको 4 कर देते हैं. ठीक है, सही है. ये तुमने वैसे थोड़ा सा आसान बना दिया. अभी A से D रहती है. A से D रहती है, यस यू आर राइट, और यहाँ पे 4 कर देते हैं. ठीक है, सॉरी 5 कर देते हैं, 5. ठीक है, अच्छा, अब हमारा लोग क्या कहता है, वो कहता है पहले एज नंबर 1 पे जाओ. ठीक है, अब बाय द वे सबसे पहले वो इसको इन्फिनिटी का 0 कर देगा, और इसका पेरेंट नल है. सबके जो डिस्टेंसेस हैं वो इन्फिनिटी और नल कर देता है, इन्फिनिटी और नल कर देता है. ठीक है, और इसको भी वो इन्फिनिटी और नल कर देता है. ठीक है, ऑल राइट, अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं. चलिए जी, आ जाए, क्या करें जी, बताएं जी. सबसे पहले एज नंबर 1 चलेगी, इसका वैल्यू चेंज होगी. ये क्या हो जाएगा, बताएं मुझे, बताओ क्या हो जाएगा. 1 और पेरेंट है. 1 और पेरेंट ए हो जाएगा. ठीक है, 2 पे चलाओ, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, पेरेंट आ जाएगा ए. उसके बाद 3 इन्फिनिटी प्लस जितना भी करो वो इन्फिनिटी रहेगा. ठीक है ना, तो ये अपडेट नहीं होगा. अब आ जाएगा क्या, 4 क्या है ये, 1 + 4 कितना होता है, 1 + 4 कितना होता है, 1 + 1 कितना होता है, 2, और वो 2 से कुछ भी अपडेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और क्या होगा, 0 + 5 कितना हो गया, इन्फिनिटी 5, तो ये हो जाएगा 5 और इसका सोर्स हो जाएगा ए. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा जी, सारी अपडेट्स हो गई हैं.
एक दफा अल्ट्रेशन हो गई, दूसरी दफा अल्ट्रेशन हो गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ जी, दोबारा सर अब चलते हैं। क्यों करनी है हाँ? इटरेशन? हाँ जी, अभी जो सारे एक्शन डिस्टेंस आ चुके हैं। नहीं सारे नहीं आए अब तक, और अभी अपडेट हम होने हैं, तो अभी तुम्हारे सामने अपडेट होगा, अभी तुम्हारे सामने अपडेट सर होगा। सर अपडेट तो होगा लेकिन डिस्टेंस तो आ गया है। बिल्कुल, अभी सारे, लेकिन सारे अच्छे सही वाले डिसीजन नहीं आए, क्योंकि अभी नेगेटिव एजेस तो अभी अभी हैंडल होना शुरू होनी है। अभी आप कर तो दोबारा सर करते हैं। एंडिंग कंडीशन क्या है? एंडी कंडीशन ये है कि हमने v-1 दफा चलाना है बस, अच्छा अच्छा ठीक है। और हर डिस्टेंस हमें पता है v-1 से ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता, सो इट विल गोइंग टू रीच देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए जी, दोबारा 1 पे चलाया, कोई अपडेट नहीं हुई, 2 पे चलाया, कोई अपडेट नहीं हुई, 3 पे चलाया, अपडेट हुई। यस, अपडेट हुई। जब अपडेट हुई तो यहां पे वैल्यू क्या हो गई? यहां हो गई -200, हाउ मच? 97 कितनी हो गई यार? यहाँ पे सॉरी 5 नहीं था, यहाँ पे 99 था, गलती हो गई। ठीक है, तो 99 किया तो बेसिकली 201 आ गया, -201 आ गया। अब 3 के बाद 4 की बारी है, 4 ने भी अपडेट मारा, क्या आ जाएगा? -200, कितना आ गया? 1 आ गया, सॉरी 200 आ गया, -200 आ गया, और इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट बी है, और इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट डी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब आप तीसरी दफा चलाएंगे, अब आप चौथी दफा चलाएंगे, 30 दफा चलाएंगे, और से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पता ये शुरू एवरीबडी, में नंबरिंग दी थी, बस ये दिया था कि कौन कौन सी पहले चलानी है। हाँ कौन सी एज पहले चलानी है, हमें पता नहीं है ना कि कौन कौन सा सोर्स है, कौन सा, हमें तो उसके नंबर पता होते हैं, ये किसी सोर्स कौन सा है उसके हिसाब से हमें बस नंबर पता होते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये एज सेट बेसिकली पूरा एज सेट होता है। ठीक है ना, एक लिंक लिस्ट। दूसरी एडिशन तो आएगा, दूसरी एडिशन कैसे चली थी? आप, मैं नहीं कर सकता, आप तुम खुद करोगे जाके। ठीक है, ठीक है, all right जी। So the whole thing I want to say is that Destera failed, but Bellman Ford has I mean Bellman Ford को कॉस्ट ज्यादा पड़ी है, ठीक है, लेकिन it has come with a very powerful idea of computing the value, और बेलमैन फोर्ड की Destera की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? वो थी v + e log v। ठीक है, कि हर एज पे जाके हमें अपडेट रिलैक्स मारना पड़ता है, और यहाँ क्या होता है कि मुझे बेसिकली यहाँ का रिलैक्स, वहां का रिलैक्स, वो जो वहां पर जो अपडेट करते हैं, जो डिक्रीज की करते हैं, वो उसको हीपिफाई अप कर सकता है पोटेंशियली हर दफा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली हर वी दफा हमने इस लूप को चलाना है, और उसमें हमने हर एज को जाकर अपडेट मारना है। तो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन फोर्ड। सो बेलमैन फोर्ड, ठीक है, और ये क्या है? ये डाइजेस्टर। ठीक है, ऑलराइट। अब एक और बड़ी मजेदार बात है, और वो मजेदार बात ये है, व्हाट इफ, सवाल मेरा ये, सुने बात गौर से, इफ यू हैव अ डैग, सवाल ये, यू आर गिवन अ डैग, कैन यू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन यू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन ए डैग मोर एफिशिएंटली? पहले सवाल सुन ले, सवाल क्या है। इस सवाल में और इस सवाल में बहुत फर्क है। ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ था और इस ग्राफ में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है बताएं मुझे? जो पहले नेगेटिव एजेस वाला ग्राफ दिया हुआ था, ये अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन देयर इज ए प्रॉब्लम। जो बेलमैन फोर्ड जहां पे चल रहा है, एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं, इस बेलमैन फोर्ड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किधर गया भाई ये, इसका माउस किधर गया? ये जो बेलमैन फोर्ड हमने लगाया है ना, बस ये कहता है कि आपका ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जो मर्जी है, इसमें बस नेगेटिव एजेस होनी चाहिए। नेगेटिव एजेस हो सकती हैं, ठीक है, कैन हैव नेगेटिव एजेस, कैन हैव नेगेटिव एजेस। और एक और भी बात बताऊं, इट कैन ऑल्सो हैव साइकिल्स। और एक और मैं मजेदार बात बताऊं, और वो बात यह है कि मैं एक नई स्लाइड ऐड कर रहा हूं।
मुझे एक बात बताएं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट्स ए वेरी सीवियर प्रॉब्लम। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बड़ी गौर से बड़ी बात सुन लीजिएगा। लेट्स से कि मेरे पास यहां पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, और यहां पे भी कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, ठीक है। यहां पे मेरी ना एक, यहां पे 3 एजेस हैं, ये 3 वर्टिसेस हैं, ये है -1, ये है -1, ये है -1, और ये दोबारा से है -1, और ये यहां पर है, और ये यहां पर है। अच्छा आप यार ये बंद करें यार, कोई मुझसे माइक शो चल रहा है, इसका माइक चल रहा है यार, ये बंद करें। अच्छा अच्छा ज़ीशान, एक बात बताओ, aren't we in a trouble? Aren't we in a deep trouble? बल्कि एक काम करो, बड़ा सिंपल सा काम करो, बोले कि ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, और ये, और सॉरी ये एक वर्टेक्स है, और यहां पे मैंने एक साइकिल बना दिया, लेकिन ये नेगेटिव एजेस का साइकिल है। ये भी 100 है और ये भी 100 है। मुझे बता, एक कशमाल, आप में से कोई भी बड़ा मजेदार सवाल है ये, मुझे बताएं कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। व्हाट्स द मिनिमम पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हाँ जी बताएं। कैन यू गिव मी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एस टू डी? एंड द आंसर, माय आंसर इज नो। व्हाई नो? You can never give me the shortest path from S to D. Why? दो सेम है। क्या? दो, ये वजह डिस्टेंस सेम आएगा। नहीं, ये वजह नहीं है भाई, एक और वजह है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। तुम ये तो तुम गलत बता रहे हो, बिल्कुल गलत बता रहे हो सर। वो इस तरह के You can never give me the, you can never give me the shortest path. यस सर वो Why? डी तक जाएगा कभी, उसकी वो कॉस्ट ज्यादा है 100 है और पीछे। नहीं 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 नहीं, ये देखो एक तरीका कार पता क्या है? एक पाथ निकालने का तरीका ये है कि मैं एस से ए पे जाऊं, ए से बी पे जाऊं, बी से सी पे जाऊं, है ना? अच्छा सी पे गया, सी के बाद डी पे कैसे जाएंगे? सी के बाद मैं डी पे चला जाऊं ना, लेकिन ऐसे भी तो सकता है कि मैं यहां से यूं जाऊं, यहां से यूं जाऊं सर। ए बी सी डी पे घूमते जाओ तो कॉस्ट और कम होती जाएगी। एग्जैक्टली, मैं अगर इस साइकिल में घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं घूमता जाऊं, तो ये तो नेगेटिव साइकिल है, ये तो कम से कम कम से कम कम से कम होते जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद मैं डी पे चला जाता हूं, लेकिन ये तो मैं जितना मर्जी घुमा लूं उसको, ये तो कम ही कम होता जाएगा। तो एक बात याद रखें कि बेलमैन फोर्ड works on negative edges. So Bellman Ford works on negative edges. ठीक है? And it also does a very important thing. A very important thing. And you know what is that important thing? Important thing. और बेसिकली वो ये है कि याद है हमने अभी लूप मैंने क्या एल्गोरिथम बनाया था कि फॉर लूप लगाओ। एक मिनट रुको, ये देखो, यहां पर मैं लगाया था कि v-1 दफा चलाओ, ठीक है? और यहां पे एक फॉर ईच एज इन ई क्या करो, कॉल अपडेट कॉल करो। ये बात सुनाई? अच्छा, उसके बाद एक और काम करो, ये लूप खत्म हो गया, एक और फॉर लूप लगाओ, और यहां पे दोबारा से ई अपडेट के ऊपर कॉल करो, और यहां करो कॉल इफ अपडेट, और अगर अपडेट हुआ है, इट एक्चुअली सेज इट मींस वी हैव नेगेटिव एज साइकिल। ये बात समझ आ गई? क्योंकि अब n-1 के बाद अगर दोबारा से अपडेट हुआ है, इस अपडेट होने का मतलब क्या है कि इस ग्राफ के अंदर क्या था? इस ग्राफ के अंदर नेगेटिव एज साइकिल था, क्योंकि अगर नेगेटिव एज साइकिल नहीं था इसके अंदर,
तो फिर हमें कंफर्म पता है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो v-1 डिस्टेंस का होगा और वो कैलकुलेट हो गया होगा। और अगर v-1 के बाद भी अपडेटिंग हो रही है तो इसका मतलब है ये तभी हो सकता है कि जब उसके अंदर नेगेटिव एज साइकिल एग्जिस्ट करता है। बात समझ आई? ठीक है। सो BMF जो बेलमैन फोर्ड है वो ना सिर्फ ये कि नेगेटिव एज पे चलता है बल्कि वो ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि नेगेटिव एजेस का इसके अंदर साइकिल मौजूद तो नहीं। ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। Why this is a very special case? Why this case is a very special case? Tell me, Ji, why this is a very special case? And the most amazing part will be something else. I mean, we're going to come up with a very efficient algorithm. Anji, what is this graph? Anji. Directed graph. Exactly. Because it is a directed acyclic graph. तो एक बड़ी मजेदार बात है और वो मजेदार बात यह है it does not have cycles, है ना? It does not have cycles. और अब मैं बड़ा मजेदार काम करता हूं और मजेदार काम ये करता हूं कि मैं इस ग्राफ के ऊपर ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको ना लीनियराइज करता हूं। लीनियराइज करने का मतलब बेसिकली ये है कि मैंने इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर डीएफएस कॉल किया और डीएफएस ने जो मुझे ऑर्डरिंग दी ना दैट ऑर्डरिंग इज बेसिकली कॉल्ड लीनियराइज ऑर्डर। ठीक है। और वो मैंने यहां पे रख दी। ये बात सुनाई? अब एक बात सुने बात गौर से। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने ए से तमाम पर पाथ निकालने, सवाल समझ में आया मैंने क्या बात की है? हेलो, मैंने सवाल क्या किया? सवाल सुन ले पहले। मैंने कहा है कि व्हाट इफ कि मैं अब कह रहा हूं कि मुझे ए से तमाम के ऊपर पास निकाल दो। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूं। इसकी जगह मैं लिख रहा हूं जाके, ये लिख रहा हूं 10 और ये लिख रहा हूं 1 कर देते। ठीक है। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं पहले। मुझे बताएं अगर मैंने ए से तमाम के ऊपर डिस्टेंस निकालना हो तो मुझे बताएं ए से सी पे कोई डिस्टेंस बनता है? नो सर। शाबाश। वाई? सो बेसिकली दिस इज द सोर्स वर्टेक्स जिससे मैंने निकालना है। सो बेसिकली मैं लीनियराइज मैंने ऑर्डर निकाला और मैं अब मूव होना शुरू हुआ। सो जिसका डिस्टेंस जो लीनियराइज ऑर्डर में बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसको और इन लीनियराइज ऑर्डर में मैंने बेसिकली मूवमेंट शुरू किया। तो मैं एजेस को जो नंबर करूंगा वो ऐसे करूंगा, इसकी जो एजेस होंगी वो नंबर होंगी 1 और 2, इसकी जो एजेस होंगी वो नंबर होंगी 3 और 4, इसकी जो एजेस होंगी वो होंगी नंबर 5, 6 और 7 एंड दिस इज 8। और अब मैं क्या करूंगा कि बेलमैन फोर्ड पहले मैं कितनी दफा लगा रहा था? 1 दफा लगा रहा था। अब बेसिकली आई विल गोइंग टू डू द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम with only not v-1, only once, and I will be done. ये बात समझ आई? So what I will going to do is कि इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी रहेगा, यानी ए से एस पे मैं जा ही नहीं सकता और ए से सी पे भी मैं जा ही नहीं सकता, बट ए से कैलकुलेट करना शुरू होगा तो ए से इसका डिस्टेंस 6 आएगा और इसका पेरेंट ए है, और फिर बी से इधर जो डिस्टेंस निकलेगा डी तक वो क्या निकलेगा बताएं मुझे? वो 5 और 6 कितना होने का 11 और 11 का इसका पेरेंट हो जाएगा बी। ठीक है। बट यहां से इसका डिस्टेंस कितना बनता है? 2 बनता है, तो बी का यहां बन जाएगा कितना बताएं मुझे? 6 प्लस 8 हो जाएगा और इसका जो पेरेंट है वो भी बी हो जाएगा। ठीक है। और ये जो डी प्लस 1 यानी कि 11 प्लस 1 कितना होता है 12, ये से अपडेट करेगा नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका पेरेंट वही रहेगा। सो बेसिकली जो एजेस बनेगी वो एक ये एज बनेगी और एक ये एज बनेगी और एक ये एज बनेगी। That's right. What's the time complexity of this algorithm? So in DAG, you can find a shortest path from the source to any vertex in a very special way, and that has a complexity of how much? Linearized order निकालने की complexity कितनी है? पहले तो वो बताओ ना। v plus e। शाबाश। और फिर इस एक ऑर्डर में घूमने की complexity कितनी है?
E. E. That's it. That's it. So if you have a DAG, then you can find the shortest path from a source to every other node in only V plus E time. ये बात सुनाई? Everybody understand? ठीक है? All right जी. So this is the DAG shortest path. तो DAG shortest path क्या करता है? सबका पहले infinity डिस्टेंस कर देता है, linearized order निकालता है, that has a complexity of B plus E, ठीक है? और फिर इन linearized order में मूव करता है और हर एज पे जाके क्या कर देता है? अपडेट कॉल कर देता है. और डू नॉट फॉरगेट कि पहले वो डिस्टेंस ऑफ एस जो है उसको वो 0 कर चुका होता है. ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर. शाबाश. ठीक है जी. आज के लिए बहुत है. अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए बस है. तो फिर अच्छा नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होगा? सो लेट मी स्टॉप इट. So let me stop recording.